लास्ट सेशन में तुम्हें मैंने टेलविंड सीएसएस बताया था, नोड का सर्वर बताया था कि कैसे बनेगा। इस सेशन में मैं तुम्हारे को पूरा मॉर्न समझाने की ट्राई करूँगी, बेसिकली सारा ओवरव्यू देने का ट्राई करूँगी, क्योंकि एक सेशन में करना बहुत बड़ी चीज़ है। ये तुम्हें समझ आ जाए वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, तो आज के सेशन में पूरा मर्न समझने की कोशिश करेंगे। हमारा जो इस वीक का प्रोजेक्ट है वो है ई कॉमर्स वेबसाइट, मतलब उसमें पूरा मर्न यूज होगा, तो उसको वो तुम्हारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है। तो जो भी चीज़ बेसिक है वो मैं तुम्हें बताऊंगी, जितना मैं कवर कर पाऊँ इस सेशन में उतना कवर करने की ट्राई करूंगी। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम हो अगर तुम्हें बनाने में, क्योंकि डिफिकल्ट है मुझे पता है, और एकदम तुम HTML CSS जावास्क्रिप्ट से एकदम मर्न पे आओगे, डायरेक्ट शिफ्ट होगा बिल्कुल, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों एक साथ हैंडल करना होगा। अगर दिक्कत आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए, तो ग्रुप ओपन है, उस पर तुम मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के सेशन में मैंने बता दिया कि CRUD ऑपरेशंस एंड मर्न स्टैक हम पूरा समझेंगे। तो मर्न, मैं अब तक मर्न बोल रही हूँ, उसका मतलब क्या है? मर्न मतलब MongoDB, एक्सप्रेस एंड नोड। इससे एक पूरा फुल स्टैक वेबसाइट या एक काम ये कह सकते हैं कि पूरी एक वेबसाइट विद फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेटाबेस, इस टेक स्टैक से हम बना सकते हैं। तो स्टार्ट हम रिएक्ट से करते हैं, क्योंकि रिएक्ट फ्रंट एंड का है, पहले फ्रंट एंड समझते हैं। तो रिएक्ट क्या है? रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो कि डायनेमिक और इंटरैक्टिव यूजर इंटरफेस बनाती है, जैसे कि HTML और CSS हम बनाते थे ना, सेम सिमिलरली उसकी जैसी है, बट इसमें हम डायनेमिक मतलब जावास्क्रिप्ट भी ऐड हो गई। तो ये जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो कि हमारे साथ इंटरैक्टिव यूजर इंटरफेस बनाने में हेल्प करती है। इसमें हम क्या यूज करते हैं? कंपोनेंट्स को, वर्चुअल डॉम मैनिपुलेशन करते हैं, स्टेट मैनेजमेंट करते हैं, जिससे कि जो हमारा फ्रंट एंड है वो फास्ट, स्केलेबल और रीयूजेबल बने। ठीक है, और रिएक्ट जो है वो सबसे पहले फेसबुक के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने डेवलप की थी। इसको रिएक्ट जेस और रिएक्ट जेस भी बोलते हैं, UI कंपोनेंट के लिए होते हैं बेसिकली, और सबसे पहले यूज भी फेसबुक में ही होती है। एंड रिएक्ट से हम SPA बनाते हैं। SPA मीन्स सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, अब रिएक्ट को इंस्टॉल कैसे करेंगे? उससे पहले तुम्हारे पास नोड इंस्टॉल होना चाहिए। आई होप तुम सबने कर लिया होगा, क्योंकि लास्ट सेशन में मैंने नोड का सर्वर बताया था, तो जिसने ट्राई किया होगा उसने नोड तो इंस्टॉल कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो कर लेना। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक गीक्स फॉर गीक्स की भी लगा रखी है लिंक, डॉक्यूमेंटेशन का लिंक है, तुम वहां से जाके भी चेक कर सकते हो। बाकी कुछ मेन स्टेप्स मैंने आगे भी लिखे हुए हैं कि कैसे तुम बनाओगे विद टेलविंड CSS, क्योंकि टेलविंड CSS बता देता। मैंने एक मेथड बताया था जो कि सेकेंड वाला था, जिसमें तुम्हारे को टेलविंड CSS की एक स्क्रिप्ट ऐड करनी थी अपने HTML में स्क्रिप्ट के साथ। देन उसके बाद तुम अपने जो भी प्रोजेक्ट है उसमें अपना टेलविंड CSS यूज कर सकते हो। बट अब हम रिएक्ट के साथ करेंगे, तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें रिएक्ट ऐप बनानी पड़ेगी। ये कमांड देके npx create react app, ये रिएक्ट का नाम दिया मैंने, माई टेलविंड ऐप, इसको चेंज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के नाम से। फिर तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा। CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, मुझे इस डायरेक्टरी में लेके जाओ। ठीक है, फिर क्या किया मैंने? इंस्टॉल किया टेलविंड CSS को और उसकी डिपेंडेंसीज को। कैसे? npm install d tailwind css post css auto prefixes, और फिर उसको मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया। अच्छा, अब तुम्हारे को मैं दिखा भी देती हूँ थोड़ा थोड़ा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आई गेस। साथ के साथ देखते रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक सेकंड, मैं न्यू विंडो खोल के दिखाती हूँ। तो देखो, ये मेरी एक रिएक्ट का फोल्डर है। मैंने क्या किया? मैंने जो कमांड्स मैंने तुमको यहाँ दिखा रखी है, एक सेकंड इसको आगे लेते हैं। ये जो कमांड्स मैंने ये दिखा रखी है, क्या किया मैंने? पहले रिएक्ट ऐप को बनाया, टेलविंड ऐप मैंने नाम तो यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है, उस डायरेक्टरी में गई, वहां जाके मैंने टेलविंड CSS इंस्टॉल किया और फिर उसको कॉन्फ़िगर किया। ठीक है, और
आगे की प्रोसेस फॉलो करूँ। अब ये देखो, इसमें मैंने टेलवेंट यूज नहीं किया हुआ है अभी, ये सिंपल एक रिएक्ट है। रिएक्ट एप्लीकेशन जब भी तुम बनाओगे, तो जब तुम स्टार्टिंग वाले जो मैंने कमांड्स बताया उनको रन करोगे, तो एक ऐसा इंटरफेस तुम्हारे सामने आएगा। इसको रन करके दिखाती हूँ, कैसा दिखेगा npm। अच्छा, जब भी तुम कोई भी क्लोन करो कहीं से भी और या फिर रिएक्ट ऐप बनाओ ना, तो npm इंस्टॉल जरूर करना। npm इंस्टॉल करने से क्या होता है, ये जो नोड मॉड्यूल्स हैं, ये नोड मॉड्यूल्स ये सारे इंस्टॉल हो जाते हैं। एंड इसकी नीड क्या है, एंड जब हमने नोड इंस्टॉल किया तो उसके जितने भी मॉड्यूल्स हैं, जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ये रिएक्ट हमने यूज़ किया, रिएक्ट का डॉम क्लाइंट यूज़ किया, इस सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए हमारे पास उसका कोड होना चाहिए। अब वो कोड हम लिखेंगे तो है नहीं, वो हमारे पास जब प्री डिफाइंड है, तो उसके लिए हम नोड मॉड्यूल्स अपने फोल्डर में इंस्टॉल करते हैं। किस कमांड से, npm इंस्टॉल से। अब देखो मैं तुम्हें करके भी दिखाती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे npm इंस्टॉल किया तो क्या होगा, npm इंस्टॉल होने लगा और इसने बोला कि हाँ ये ऑलरेडी है और इनको कुछ चेंज करने की नीड नहीं है, लेकिन तुम्हारे में नहीं होंगे तो यहाँ पे एक नोड मॉड्यूल्स आ जाएंगे। अब देन मैं इसको रन करूँ npm run dev, तो ये स्टार्ट हो गया एंड लोकल होस्ट पे चला गया। एंड इसके बाद ये इंटरफेस मेरे सामने आ गया। ठीक है, ऐसे ही काइंड का होगा। वैसे मैंने इसमें चेंजेस कर रखे हैं, कुछ इमोजी लगा दी, ये कर दिया, ये सब मैंने चेंजेस इसमें कर रखे हैं, तो इसलिए तुमको दिख रहा है, बट ऐसा नहीं दिखेगा। सिमिलर टू दिस। अब ये क्या हुआ, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, मैंने अभी जो देखा है तुम लोगों का, अभी तो किसी ने नहीं किया, बट जहां मैंने देखे अभी स्टार्टिंग में जो भी बनाता है रिएक्ट में, वो चेंजेस क्या करते हैं, या एब्जेक्ट्स में चेंज कर रहे होंगे, मेन में कर रहे होंगे, या ये इंडेक्स को चेंज कर रहे होंगे। बल्कि ऐसा नहीं होता है। रिएक्ट का यूज करना ये नहीं कि तुम्हें HTML आता है तुम इसमें डाल दो। जब भी हमारे को अगर रिएक्ट एप्लीकेशन यूज करनी है, हमें src app.jsx को चेंज करना होता है। ये देखो, अच्छा तुम सर्वर खोल दिया मैंने, यहाँ यहाँ पे मेन चीज वो रेंडर होती है जो हमारी वहां दिखेगी, पर ये भी नहीं कि सारा कोड तुम एक ही फाइल में लिख रहे हो। यहाँ एक कंपोनेंट्स बनते हैं, देन उसके बाद आगे अपना कोड लिखा जाता है, तब काम करता है। जैसे ये है, काउंट बन रहा है, रीसेट कर रहा है, क्या है कोड पहले समझते हैं। हाँ, तो ये आई होप तुम लोग कर ही लोगे, इतना तो मुझे पता है। बाकी ट्यूटोरियल्स मैंने दे रखे हैं सारे, सेटअप गाइड जो है, सेटअप में अभी बिल्कुल करके नहीं दिखा रही क्योंकि करने में ही टाइम लग जाएगा, तो वो सेटअप गाइड्स जाके देख लेना, वेबसाइट पे डले हुए हैं, प्रॉपर है। इवन प्रोजेक्ट के भी मैंने डायरेक्ट लिंक डाले हुए हैं जहाँ से तुम देख के ही प्रोजेक्ट बना सकते हो। और अभी तो मैं रिकमेंड भी यही करूंगी कि एक बार ही देख भी लेना उनको, क्योंकि वो ज़्यादा इजी रहेगा, एकदम जंप हो रहा है तुम लोगों का इसीलिए। तो रिएक्ट में क्या है, हम फंक्शनल कंपोनेंट्स बनाते हैं, क्लास कंपोनेंट्स बनाते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं, फंक्शन कार, रिटर्न कर दो क्या, आई एम अ कार। ठीक है। क्लास कंपोनेंट कैसे, कि हमने क्लास बनाया, उसको कंपोनेंट किया, क्या एक्सटेंड किया रिएक्ट डॉट कंपोनेंट से, एंड देन उसको हमने रेंडर कर दिया। रेंडर कहाँ पे किया, अपने मेन पेज पे, ये जो होम पेज है या अपने जो पेज हमें शो करना है उस पर। ठीक है। अब देखो रिएक्ट वर्क कैसे करता है, कि हमने एक कंपोनेंट बनाया, मैं कोड वगैरह इसमें आज थोड़ा कम ही समझा रही होंगी, क्योंकि कोड अगर मैं तुम्हें समझाने लगी तो बहुत ही टाइम एक्सटेंड हो जाएगा, तुम्हारे ऐप वालों का भी है तो तुम्हें वो भी जानना होगा, तो इसीलिए अभी मेन चीज़ें समझो, आगे करते हैं। कि कंपोनेंट्स, हमने कंपोनेंट्स बनाए, उसमें हमने स्टेट्स दी। स्टेट मतलब कि ये चीज़ हो रही है तो उसको चेंज कर दो, आगे दिखाऊंगी स्टेट्स के एग्जांपल्स में लेके आई हूँ। कंपोनेंट्स बनाए, उसमें हमने स्टेट दी कि इस स्टेट में है तो ये अपडेट करना है, इस स्टेट में है तो ये अपडेट करना है। वो अपडेट करने पे हमने रेंडर किया, और रेंडर क्या किया हमने, रियल डॉम मैनिपुलेशन, रिएक्ट के जो डेटा है उसको मैनिपुलेट करके। ठीक है। अब रिएक्ट जो है वो बहुत यूज होती है काफी सारी कंट्रीज, क्योंकि हमें सिंगल पेज एप्लीकेशन चलती है। कैसे, जब हम HTML CSS करते होते हैं तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग पेजेस बनाने पड़ते हैं हमें बहुत सारे, और वो पेजेस जो है रीलोड होने में टाइम ले रहा है, उसमें नेक्स्ट में स्विचिंग में टाइम हो रहा है कि हमें दूसरे पेज पे जाना है, बहुत टाइम लग रहा है। इसीलिए हम मोस्टली रिएक्ट को यूज कर रहे होते हैं। रिएक्ट क्योंकि वो सिंगल पेज एप्लीकेशन है, एक पेज पर ही होती है सारी एप्लीकेशन। ठीक है, जो कि ऐप है जो मैंने ये दिखाई थी, ये
ऐप JSX, सारी चीजें यहीं पे हो रही होती हैं। जो यहाँ पे हमने पेजेस या कंपोनेंट्स बनाए होते हैं वो यहाँ रेंडर कर रहे होते हैं, उनको हम यहाँ इंपोर्ट करके लेके आते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे CSS इंपोर्ट किया हुआ है डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। अब app.jsl जो मैंने दिखाई अभी, वो है क्या? ये मेन कंपोनेंट होता है रिएक्ट ऐप का। हर एक रिएक्ट ऐप यहीं से स्टार्ट होती है, जो कि which is mounted into index.html by React DOM। ये देखो मैं दिखा देती हूँ, index.html ये रहा, यहाँ पे कर रखा है ना main.jsx, दिस वन। यहाँ पे हमने ऐप लगा रखे है। कैसे क्या ये रेंडर करवाई है हमने, हमने एक ऐप JSX मेन फाइल बनाई, उसको main.jsx पे रेंडर करवाया, एंड देन उस मेन डॉट को इंडेक्स पे, मेनली हमारे पास सामने जो इंटरफेस आ रहा होता है वो रिएक्ट का नहीं होता है, मतलब रिएक्ट में वर्क करा ये सिंगल पेज एप्लीकेशन, हमने एप्लीकेशन सिंगल पेज की ही बनाई है ऐप और मेन से बना के, लेकिन जो पेज हम तक आ रहा होता है, जो हमारे ब्राउजर पे शो हो रहा होता है, वो HTML ही होता है। कभी तुम इंस्पेक्ट करके देखना यहाँ पे व्यू सोर्स पे, तो देखो सोर्स कोड में हमें HTML फाइल ही दिख रही होती है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने कि ये मेन कंपोनेंट होता है रिएक्ट ऐप का, रिएक्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट ही रूट कंपोनेंट यहाँ से होता है। अब हमने ये किया क्या है, देखो हमने यूज स्टेट को रिएक्ट से इंपोर्ट किया है। रिएक्ट का लोगो जो हमें भी लोगो वगैरह चाहिए होते हैं वो मेथड्स में पब्लिक में डाल रहे होते हैं, तो यहाँ पे रिएक्ट लोगो असिस्ट में पड़ा हुआ है, इम्पोर्ट का लोगो किया हुआ है हमने, इम्पोर्ट किया है हमने ऐप CSS को, जो भी चीजें हमें यूज करनी है वो हमने पहले इम्पोर्ट कर रखी है। अब हमें दिखाना क्या है, फंक्शन को दिखाना है, एक ऐप फंक्शन को, तो उसमें हमने क्या बनाया, फंक्शन ऐप कॉन्स्ट काउंट सेट काउंट इज इक्वल्स टू यूज स्टेट 0। अभी क्या कर दो कि जो काउंट फंक्शन है उसकी स्टेट को 0 पे कर दो, रिटर्न क्या करो, रिटर्न कर दो ये डिविजन, जो कि फ्रेगमेंटेड आर्गुमेंट आई गेस यही बोलते हैं, तो उसके अंदर जो रेंडर कर रहे हैं, क्या पहले हमने बता दिया कि इस लिंक में जाओ, टारगेट ब्लैंक मतलब न्यू पेज पे खोलो और इस इमेज पे लोगो ये रेंडर कर दो। अगेन रिएक्ट का हमने लोगो करवा दिया। देन डिवीजन एंड होते ही हमने क्या बताया, हेलो रिएक्ट, हेलो विथ रिएक्ट, और जो भी हमने दिखाना है हेडिंग सिमिलर टू HTML ही है, बट ये HTML नहीं है, ठीक है। JSX है जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल, सिमिलर लगेगा बट ये है नहीं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, डिवीजन बताया, क्लास नेम कार्ड, ऑन क्लिक क्या बताया, इस बटन में हमने JS क्या लगाई है, बटन ऑन क्लिक सेट काउंट, काउंट +1, जब जब हम बटन पे क्लिक करें तो काउंट जो हो वो 1 प्लस हो जाए, ठीक है। फिर क्या, एक रीसेट बटन भी दिखाया, रीसेट बटन मीन्स जो सेट काउंट को जो है वो फिर से 0 कर दे, तो क्या क्या, बटन ऑन क्लिक सेट काउंट 0, स्टाइल बता दिया कि मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल, फिर लेफ्ट में साइड में 10 पिक्सल के गैप पे होना चाहिए, ठीक है। देन हमने एक पैराग्राफ ऐड किया कि अगर आपको ये जो कोड है मतलब इस पेजेस में चेंजेस चाहिए तो आप src app JSX में जाओ, सेव करो एंड चेंजेस को देखो, क्लिक ऑन द लोगोस टू लर्न मोर अबाउट द वीट एंड ब्लॉग। जैसे कि देखो अभी ये लोगोस पे क्लिक किया, नेक्स्ट लाइन में क्लिक, तो यही हमने HRF यूज करा यहाँ पे, जिसके थ्रू एक न्यू लिंक नए टैब में ओपन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इज मेन JSX, एंट्री पॉइंट होता है रिएक्ट का, रूट डिवीजन इन HTML वेयर रिएक्ट अटैच योर ऐप, स्ट्रिक्ट मोड मतलब डेवलपमेंट टूल है फॉर कैचिंग एरर्स अर्ली, हाँ मतलब ये है कि अगर आपके जो एरर्स अगर आ रहे हैं तो वो ऑलरेडी आपको रेंडर करके बता देगा आपके टर्मिनल में कि आपकी एरर आ रहा है, स्ट्रिक्ट मोड्स की ये हेल्प होती है, ठीक है। मेन JSX क्या है, ये इज अ काइंड ऑफ ब्रिज बिटवीन HTML एंड रिएक्ट। अब जैसे HTML ही तुम्हारे ब्राउजर पे दिखेगा, तो रिएक्ट, हमने जो रिएक्ट एप्लीकेशन बनाई है उसको हम अपने ब्राउजर तक लेके कैसे आएंगे, HTML के थ्रू, लेकिन रिएक्ट और HTML को हम कनेक्ट कैसे करते हैं, मेन JSX के थ्रू, ठीक है। The root division is like a placeholder in HTML. React creates a virtual copy of the UI
and create root renders put into the division. Strict mode helps to catch mistakes while developing. वही चीज कि हमने strict mode react से ले लिया, create root react DOM client से उठाया, कहाँ से उठाया, नोड मॉड्यूल से। इन मॉड्यूल्स में सब आ चुका है, बट हमारे को इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। वही कि JSX क्या होता है, JSX जावास्क्रिप्ट XML होता है, HTML नहीं होता है। HTML की तरह सिमिलर ही लगता है, HTML के जैसे ही हम यूज कर रहे होते हैं, बट इसीलिए तुम लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि तुम HTML करके आ चुके हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे टेबल बनाई है, टेबल रोज, टेबल की हेडिंग, टेबल हेड, टेबल की रो, टेबल का डिस्क्रिप्शन एंड देन एंड, फिर उसके बाद टेबल रो डिस्क्रिप्शन एंड। क्या किया, const container document get element by id root const root react dom create root container root render my element। इसने क्या किया कि एक कंटेनर बनाया जिसने एलिमेंट कहाँ से लिया, रूट से, और फिर एक जो रूट है, रूट क्या बना दिया, उसमें रिएक्ट डॉम लगा के क्रिएट रूट को कर दिया कंटेनर को कर, और फिर उस एलिमेंट को रूट के साथ रेंडर करवा दिया। रूट डॉट रेंडर क्या कर दो, माई एलिमेंट को रेंडर कर दो, जिससे कि उसका यूआई जो है वो हमारे स्क्रीन पे विजिबल हो जाए, ठीक है। अब रिएक्ट प्रॉप्स, प्रॉप्स मीन्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्या होता है कि components can be passed as a prop which stands for properties. Props are like function argument and you send them into the component as an attribute। क्या लिखा है कोड में कि function car props return कर दो h2 I am a prop dot color car। अब इसमें ये prop dot color आएगा कैसे, तो हमने इसके लिए रूट डिफाइन किया कि const root react dom dot create root dom get element by id root dot render। क्या पास कर दिया हमने, कार में, इस कार फंक्शन में हमने पास किया कलर इक्वल्स टू रेड। यहाँ पे क्या रेंडर हो जाएगा, रेड, ठीक है। अब रिएक्ट में क्या है, हमने रीयूजेबिलिटी कैसे करी कि हमने रिएक्ट में बहुत सारे कंपोनेंट्स बना दिए और उन कंपोनेंट्स को जो कि रीयूजेबल है, जैसे कि साइड बार हो गया, नैव बार हो गया, फुटर हो गया। साइड बार इन द सेंस जो यहाँ पे रेंडर होता है, फुटर इन द सेंस की जो नीचे हमारे पास आता है, नैव बार जो हमारे पास ऊपर दिख रहा होता है, नैव बार एक वेबसाइट में। तो ये सब चीजें जो है वो रीयूजेबल है, बार बार हमारे को नीड पड़ेगी इसकी। तो हम क्या करते हैं कि हम एक कंपोनेंट फोल्डर बना देते हैं और जो भी हमारे रीयूजेबल हैं उनको वहाँ पे स्टोर करवा देते हैं, जैसे कि sidebar.jsx, navbar.jsx, वहाँ पे स्टोर करा के देन जब हमें नीड पड़ती है तो हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं अपने पेजेस में। समझ आया क्या किया हमने कि कंपोनेंट्स फाइल, एक फोल्डर बनाया कंपोनेंट्स, उसमें अपने जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको स्टोर किया, उनको डिफाइन किया एंड देन उनको इंपोर्ट कर लिया अपने उस पेज में। इससे क्या हुआ कि हमें कोड बार बार नहीं लिखना पड़ा, कि हमने बार बार हर पेज के लिए सेम चीज हम बार बार रिपीट कर रहे हो, या बार बार क्लटर हो जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स बनने की जगह हमने एक ही फाइल को अलग अलग जगह इंपोर्ट कर दिया, रीयूज कर दिया, और यही रिकमेंड किया जाता है ताकि बहुत ज्यादा मैसअप ना हो हमारे, या जो हमारा प्रोजेक्ट कोई भी खोल के देखे ना उसको पता चले कि हमने क्या चीज कैसे मैप करी है, ठीक है। अब नेस्टेड कंपोनेंट्स, नेस्टेड मतलब, अब इसमें मेरे को लगता है कि तुम लोगों को पता होगा बट स्टिल मैं बता देती हूँ। नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक, जैसे नेस्टेड लूप्स होती है कि एक इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ कंडीशन हो गई, ये होता है नेस्टेड, मतलब एक के अंदर एक और एंड मोर और भी ऐड कर सकते हो। अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि फंक्शन बनाया एक कार जो कि रिटर्न कर रहा है कि आई एम अ कार। फिर हमने एक फंक्शन बना दिया गैरेज, उसमें क्या बताया, उसमें हमने रिटर्न कराया हु लिव्स इन माय गैरेज, ये हमने बता दिया एंड देन हमने कार यहाँ पे ऐड कर दिया अपने फंक्शन में कि एक कार जो ये फंक्शन है वो यहाँ पे दिया जाए। क्या फिर हमने किया, const root equals to react dom dot create root document dot get element by id root एंड रूट को रेंडर कर दिया गैरेज को। अब मुझे यहाँ पे कार कॉल नहीं करना पड़ा, मैंने जब यहाँ गैरेज को कॉल किया तो कार ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, हु लिव्स इन माय कार, आई एम अ कार, मतलब सॉरी इन माय गैरेज, आई एम अ कार। समझ आया?
मतलब मुझे दो दो को कॉल करने की जगह मैंने एक को कॉल किया और दूसरा कंपोनेंट ऑटोमेटिकली मेरे पास आ गया। अब ये चीज हम कैसे यूज करते हैं, जब हम एक पेज बना रहे होते हैं, जैसे कि होम पेज बनाया, होम पेज पे बनाते टाइम हमने कहीं और कंपोनेंट्स में हमने nav बार हमने डिफाइन कर रखा है, कंपोनेंट्स में हमने nav बार बना रखा है, उसको हमने अपने होम पेज पे इंपोर्ट किया। अब इंपोर्ट करने के बाद हमें कहीं और उसको लिखना नहीं पड़ेगा, कहीं और उसको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, बट जहां वो हमें चाहिए वहां हम सिंपली ऐसे जैसे ये कार लिखा है वैसे ही हम उसको इंपोर्ट करके लिख देंगे एंड देन वो हमारे पेज पे रेंडर होने लगेगा। ठीक है। अब रिएक्ट की लाइफ साइकिल, ये चीज जो है, ये चीज मैं थोड़ा तुम्हें लाइटली ही बताऊंगी क्योंकि ये बहुत पहले यूज हुआ करती थी, अब ये चीज नहीं होती है इतनी यूज। रिएक्ट लाइफ साइकिल कैसे होती है, माउंटिंग अनमाउंटिंग अब नहीं होता, अब हुक्स पे काम चलता है जो कि रिएक्ट के हुक्स वगैरह यूज होते हैं। रिएक्ट की लाइफ साइकिल कैसे होती है कि रिएक्ट कंपोनेंट जाता है हर एक फेज से अपनी लाइफ टाइम में तीन में। एक माउंटिंग की कंपोनेंट क्रिएट हुआ, उसमें कुछ इंसर्ट हुआ, कंस्ट्रक्ट रेंडर या कंपोनेंट डिड माउंट के थ्रू, फिर उसमें हमने कुछ अपडेट किया मतलब री रेंडर किया, उसमें कुछ स्टेट चेंज करी, कुछ प्रॉप चेंज किया, देन और फिर अनमाउंटिंग मतलब कि उसको डॉम से हटा दिया। मेथड इसमें बताया ना, शुड कंपोनेंट अपडेट, रेंडर कंपोनेंट डिड अपडेट, मेथड कंपोनेंट विल अनमाउंट। ठीक है। अब आती है रिएक्ट के हुक्स के बारे में कि ये हुक्स होते क्या हैं। हुक्स अलाउज यू टू use state and other features in functional components। मतलब कि जो चीज हम एक लाइफ साइकिल के थ्रू कर रहे थे उसको अब हम हुक्स की जगह यूज करेंगे। कैसे, यूज स्टेट की होता है, अब ऐसे बहुत सारे होते हैं, आई गेस 12 होते हैं मुझे जहाँ तक अभी याद है, और होते हैं अभी आई एम नॉट श्योर, उसका भी मैंने तुम्हारे को एक लिंक दिया हुआ है वो देख लेना, उस पर क्लियर लिखा होगा, चेक करके बताऊंगा तुम्हें। यूज स्टेट मतलब फॉर मैनेजिंग स्टेट की कौन सी स्टेट कब चल रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्विच ऑन एंड ऑफ वाला सीन होता है, हमने स्विच ऑन किया तो बल्ब ऑन हुआ तो वो ऑन स्टेट है, ऑफ स्टेट है। या जैसे अभी हमने यहाँ पे भी यूज किया काउंट वाला, कि काउंट हमने यूज किया कि कितनी बार काउंट किया है, तो ये स्टेट है। इफेक्ट फॉर हैंडलिंग द साइड इफेक्ट लाइक फेचिंग द डेटा और सब्सक्रिप्शन, और यूज कंटेक्स्ट जो होता है वो कंज्यूम करता है एपीआई वैल्यू टूल्स, मतलब फेच करता है एपीआई से जो वैल्यू हमारे पास आ रही होती है। हमने क्या किया, इंपोर्ट किया रिएक्ट को, यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट को, इन हुक्स को हमने रिएक्ट से इंपोर्ट किया। हमने एक फंक्शन बनाया काउंटर जिसमें हमने क्या कॉन्स्टेंट्स लिए, एक काउंट और एक सेट काउंट। अब यूज स्टेट जो हमने पहले भी यूज करी थी कि हमने अभी इसकी स्टेट क्या कर दी है, जीरो। अब इसमें हमने इफेक्ट क्या यूज किया, मतलब हमने इसका क्या हैंडल किया, साइड बाय साइड इफेक्ट, कि डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल यू क्लिक इतने टाइम्स, कितने टाइम्स क्या, रन वन काउंट चेंजेस, जब जब काउंट चेंज होगा तब ये रन करेगा। और रिटर्न में हमने बता दिया यू क्लिक इतने टाइम्स जो भी है, बटन ऑन क्लिक सेट काउंट काउंट प्लस वन, काउंट को हर बारी प्लस कर दो कि इतनी इतनी बार आपने काउंट किया है। ठीक है। अब आती है कंटेक्स्ट एपीआई के बारे में। कंटेक्स्ट एपीआई होता क्या है, ये डेटा को शेयर इज अ वे टू शेयर डेटा लाइक स्टेट फंक्शन और वैल्यूज अक्रॉस मल्टीपल कंपोनेंट्स विदाउट हैविंग टू पास प्रॉप्स। अच्छा मतलब हर एक का मैं प्रॉपर्टीज ना डाल के, हर एक लेवल पे प्रॉपर्टीज ना डाल के, जिसको जो वैल्यू चाहिए उस तक लेके जाऊं, जैसे कि एक ग्लोबल स्टोरेज की तरह समझो। जैसे अगर जैसे ये चाइल्ड है, इस चाइल्ड को कोई वैल्यू चाहिए, इसको वैल्यू चाहिए तो क्या होगा कि पहले वो पेरेंट के पास जाएगी, फिर चाइल्ड के पास जाएगी, फिर चाइल्ड के पास जाएगी। अब इससे क्या हो रहा है, ये प्रॉप ड्रिलिंग, इसको प्रॉप ड्रिलिंग कहते हैं, कि हर एक कंपोनेंट के पास जाएगी, देन उसके बाद जैसे हमने कंपोनेंट बनाया था उसके अंदर दो चार कंपोनेंट्स बनाए थे ना यहाँ पे, कि एक बनाया नेस्टेड कंपोनेंट्स वही चीज की, एक बनाया इसके अंदर एक और बनाया, तो इसको हटाने के लिए हमने क्या यूज किया, कंटेक्स्ट एपीआई का, कि विदाउट कंटेक्स्ट एपीआई देखो प्रॉप यहाँ पे है, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। कंटेक्स्ट एपीआई से क्या होगा कि जो वैल्यू जिसको चाहिए वो उस तक पहुंच जाएगी। कैसे, देखो, इंपोर्ट रिएक्ट, क्रिएट कंटेक्स्ट, यूज कंटेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट, कॉन्स्ट क्या बताया, यूजर कंटेक्स्ट, क्रिएट कर दो कंटेक्स्ट को, फंक्शन एप्लीकेशन, रिटर्न
यूजर कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइड वैल्यू, ये वैल्यू हमने प्रोवाइड कर दी यूजर को, एंड देन उसको उस कंपोनेंट को हमने क्लोज किया। फिर हमने एक फंक्शन बनाया, क्या, कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू यूज कंटेक्स्ट यूजर कंटेक्स्ट, यूजर कंटेक्स्ट जो पास हुआ है उसको यूज करो एंड रिटर्न कर दो। तो हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ ये हाय वेलकम, जो ये नेम, ये वैल्यू जो रिटर्न किए अशोक कुमार, वो यहाँ पे आ जाएगी, रेंडर होगी। ठीक है, क्या किया हमने कि हमने जो वैल्यू जिस तक पहुंचानी है, यहाँ नेम तक पहुंचानी है, इस यूजर तक पहुंचानी है, उसके लिए हमने यूजर कॉन्टेक्स्ट का यूज किया, क्रिएट किया और उसको यहाँ पे यूज किया। कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज करना है हमें, यूजर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्चुअल डॉम एंड रियल डॉम। तो जावास्क्रिप्ट में जब हम नॉर्मली यूज करते थे वो डायरेक्टली अपडेट कर रहा होता था डॉम को, पर रिएक्ट में वर्चुअली होता है। क्या मतलब कि पूरी डॉम ट्री को जब हम वनीला जेएस यूज करते हैं, उसको वनीला जेएस भी बोलते हैं, अगर हम उसको यूज कर रहे होते थे तो पूरी ट्री को वो अपडेट कर रहा होता था। और वर्चुअल में क्या है कि एक लाइट वेट कॉपी बना के रखता है डॉम की, ताकि मिनिमल अपडेट अगर रिक्वायर्ड है तो उसको ही अपडेट करे, ना कि वो पूरे को बार बार रेंडर करे, बार बार उसको चेंजेस करे, बार बार पूरा पेज डिफाइन करे, बार बार पेज को रीडिजाइन करे। ठीक है, अब इससे क्या होता था कि अगर जो पहले हम जेएस यूज करते थे उसमें भी डॉम होता था, लेकिन वो डायरेक्टली अपडेट कर रहा था, जिसकी वजह से जो ऐप है वो स्लो है और रीपेंट करती थी होल पेज को। बल्कि रिएक्ट में क्या हो रहा है कि वो अपडेट कर रही है सिर्फ वर्चुअल वाले को, एक फास्ट अपडेट हो गई और दोबारा रीपेंट नहीं करना पड़ रहा पूरे पेज को। अब राउटर क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि सिंगल पेज एप्लीकेशन है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है मतलब कि पेजेस नहीं बनाने पड़ते हैं, अलग अलग पेजेस हम डिफाइन करते हैं, लेकिन उन पेजेस को एक ही पेज पे ले आते हैं जैसे हमने देखा, लेकिन उसको लेके कैसे आते हैं, तो उसके लिए हम राउटर का यूज करते हैं कि नेविगेशन कर पाए अलग अलग कंपोनेंट्स में, अलग अलग पेजेस पे। कैसे किया कि हमने राउट एंड लिंक रिएक्ट राउट डॉम से लिया। इसके लिए भी हमें इंस्टॉल करना पड़ता है इन सब चीज को, इन डिपेंडेंसीज को, जो कि हमारे पैकेज डॉट जेसन में आ जाते हैं। देखो, जैसे नेम, प्राइवेट वर्जन, टाइप, स्क्रिप्ट, डिपेंडेंसीज मैंने रिएक्ट कर रखी है, रिएक्ट डॉम कर रखी है। यही चीज तुम्हें इंस्टॉल करनी पड़ती है, अगर नहीं करोगे तो वो नहीं चलेगा, एरर आएगा ऑब्वियस है। ठीक है, क्या बनाया मैंने, अब यहाँ पे तो फंक्शन बनाया, वही मैंने यहाँ पे नेविगेट किया हुआ है कि ये फंक्शन नेविगेट कर दो, न्यू पेज आएगा उस पर ये फंक्शन नेविगेट हो जाएगा। लेकिन कोड अभी इतना सा तो हमें लिखना नहीं है, हमें तो पूरा डिफाइन करना है। तो वो पूरा बनाने के लिए इसलिए हम एक नई फाइल बनाते हैं, home.jsx, देन उसमें हम अपना कोड लिखते हैं। तो फंक्शन क्या बनाया, होम, और इसमें क्या रिटर्न कर दिया, होम। अबाउट रिटर्न कर दिया। अब हमने क्या बनाया, फंक्शन एप्लीकेशन, जो कि मेन होगी, जिसमें हमने रिटर्न किया, राउटर में हमने लगा दिया, ये हमने राउटर लगा दिया क्या, नेविगेशन, nav बार के लिंक दिस टू होम एंड दिस टू अबाउट। एग्जैक्ट पाथ चाहिए, तब हम यहाँ पे क्या क्या राउट हमने बता दी कि होम पर जाए, एंड देन हमने बता दिया कि अबाउट पे जाए। अगर ये नेविगेशन, जैसे अभी हम यहाँ पे देखें, यहाँ देखो ये दिख रहा है कि ये canva design.com, तो मेरे को कैनवा पे लेके जाएगा, लेकिन आगे क्या है, इस पेज पे लेके जा रहा है, मतलब वो डिजाइन जो मैंने डिजाइन कर रखा है वहां पे, एक अलग पेज पे। ठीक है, तो ऐसे ही एपीआईज के आगे हमारे को एंड पॉइंट, इसको एंड पॉइंट्स बोलते हैं कि इस एंड पॉइंट पे हमें जाना पड़ेगा। मेन तो ये होता है, इसके आगे वाला प्रॉप्स प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी। रिएक्ट के स्टेट, वही के ऑब्जेक्ट को डायनेमिकली अपडेट करना, ये इट कैन बी चेंज, वो प्रॉप्स में चेंज नहीं हो सकता बट इसमें हो सकता है। कैसे, यूज स्टेट के थ्रू हमने टॉगल बनाया, ऑन ऑफ वही वाला चीज की, हमने इज ऑन है या सेट इज ऑन, यूज स्टेट फॉल्स की, अभी फॉल्स है, इज ऑन मतलब ये ऑफ है। एक सेकंड, ठीक है, फंक्शन टॉगल कॉन्स्ट इज ऑन, सेट इज ऑन, यूज स्टेट फॉल्स। क्या रिटर्न करवाया, ऑन क्लिक सेट इज ऑन, नॉट इज ऑन, इसका मतलब पता है ना, नॉट इज ऑन, इज ऑन, ये
हमने क्या किया, इज ऑन, अगर ट्रू है तो ऑन कर दो और फॉल्स है तो ऑफ है। बटन ऑन क्लिक, सेट इज ऑन, पहले हमने पहले सेट किया कि ये फॉल्स है, ऑन नहीं है। कंडीशन ट्रू और फॉल्स, कंडीशन ट्रू है तो ये करो, फॉल्स है तो ये करो। नेक्स्ट इज Redux state management. Redux is a state management library for managing global state in a large application. कैसे? देखो, हमने क्या किया, क्रिएट स्टोर को Redux से इंपोर्ट कराया एंड इसके स्टेप्स क्या होते हैं, पहले डिस्पैच करता है, रिड्यूस करता है, स्टोर करता है एंड देन सब्सक्राइब करता है। मुझे नहीं लगता कि ये तुमको समझ आएगा, तो मैं बता देती हूँ कि ये हो कैसे रहा है। डिस्पैच मतलब कि हमने एक एक्शन सेंड किया। देखो, स्टोर डॉट डिस्पैच इंक्रीमेंट, रिड्यूसर ने क्या किया, रिड्यूसर के पास गया, उसने चेक किया कि स्टेट जो है वो कैसे चेंज हो रही है बेस्ड ऑन द एक्शन। रिड्यूसर ने क्या किया, काउंटर रिड्यूसर स्टेट काउंट तो से एक्शन, देखो एक्शन क्या आया, एक्शन टाइप स्विच करो डिपेंडिंग अपॉन द एक्शन कि क्या एक्शन हमें लेना है जो हमारे पास हुआ। टाइप हमारे पास क्या हुआ, एक्शन टाइप इंक्रीमेंट आया तो इंक्रीमेंट से उसने +1 कर दिया, अगर मैं डिक्रीमेंट भेजती तो वो माइनस कर देता। स्टोर क्या करता है, ये स्टोर, कौन स्टोर, क्रिएट स्टोर काउंटर रिड्यूसर, मतलब जो इसकी वैल्यू है, जो इसका काउंट है, जो यहाँ काउंट हो रहा है उसको स्टोर करता है, होल्ड करता है अपडेटेड स्टेट को। सब्सक्राइब क्या करता है, नोटिफाई करता है कंसोल में जाके यूआई पे कि क्या चेंजेस हमने किए हैं। स्टोर डॉट गेट स्टेट मतलब जो उसकी स्टेट है वो, या जो स्टोर में अभी क्या वैल्यू है वो नोटिफाई करता है। अब ये वही टेलमेंट का है, मैंने पहले ही बता रखा है कि टेलमेंट में कैसे यूज करते हैं। अभी मैंने इस इधर तो कोई टेलमेंट का यूज नहीं किया है, बट इस काइंड ऑफ ही यूज होगा, जैसे हमने डिवीजन पहले बनाए थे ना, सिमिलरली वैसे ही यूज होगा। और मैं वहां बता चुकी हूँ इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही। अगर तुम्हें और समझना है तो तुम जाके पहले वाली पीपीटी देख लेना जो मैंने पहले शेयर किया था लास्ट सेशन का, उसमें मैंने सारा दिखाया हुआ है टेलमेंट को कैसे यूज करना। सिमिलर ही है, बस वही इंस्टॉलेशन वाली चीज है कि वो कैसे चेंजेस है। इसमें ये चेंजेस आ गया कि तुम्हें कॉन्फ़िग फाइल बनानी पड़ेगी और इंडेक्स में CSS यूज करना पड़ेगा, ये वाला इंडेक्स CSS। यहाँ तो अभी ये नॉर्मल CSS लिखी हुई है, बट यहाँ तुम्हें वो 3 चीजें ऐड करनी पड़ेगी, ये बेस, कंपोनेंट्स एंड यूटिलिटीज। और सिमिलरली ये वैसे ही हो जाएगा। अब हम बैक एंड की बात करते हैं। यहाँ तो हमने अभी तक फ्रंट एंड समझ लिया, रिएक्ट होता क्या है, कैसे चलता है, ठीक है, इसकी एप्लीकेशन हम बनाते कैसे हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, पेजेस बनाने पड़ते हैं। अब बैक एंड की नीड क्यों पड़ी? फ्रंट एंड जो है वो सिर्फ यूआई दिखाता है, सिर्फ यूआई से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें बैक एंड में चाहिए कि कुछ चीज प्रोसेस हो, कहीं डेटा जो है वो स्टोर है तो वो मैनिपुलेट हो जो एक्चुअल में हो। और उस डेटा को एक्सेस करने के लिए या उस डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए हमें एक बैकएंड सर्वर की नीड पड़ती है यूजिंग एक्सप्रेस। तो होता क्या, देखो, फ्रंट एंड क्या करता है, डेटा शो करता है, पर वो डेटा आता कहाँ से है, डीबी से आता है। डीबी हम यूज कर रहे हैं मोंगोडीबी, ठीक है। बैकएंड का काम क्या है कि वो गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये मैंने बताई थी पोस्टमैन वाले सेशन में, जिसमें मैंने पोस्टमैन का बताया था कि कैसे टेस्ट करते हैं। वो ये हैंडल करता है बैकएंड और कनेक्ट करता है मोंगोडीबी से एंड देन दोबारा सेंड करता है फ्रंट एंड पर, ठीक है। अब देखो, मैं तुम्हें एक बैकएंड का फोल्डर ही दिखा देती हूँ। ये है सर्वर और ये पूरा बैकएंड का फोल्डर है जो मैंने बनाया था किसी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए, ठीक है। अभी मैं तुम्हें थोड़ा इस थ्योरी वर्क बताती हूँ, फिर मैं कोड समझाऊंगी। तो देखो कि मैंने यहाँ कर क्या रखा है, मैंने यहाँ पे ये सर्वर बना रखा है, नोड मेरे पास इंस्टॉल्ड है। अब यहाँ पे सर्वर में तुम्हें क्या दिख रहा है, या इस फोल्डर में तुम्हें क्या दिख रहा है, कंट्रोलर दिख रहा है, मिडलवेयर दिख रहा है, मॉडल दिख रहा है, नोड मॉड्यूल्स, नोड यूज कर रहे हो और नोड मॉड्यूल्स ना, वही चीज की नोड मॉड्यूल्स हमें चाहिए। राउट्स दिख रहे हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल, गिट इग्नोर, पैकेज लॉग जेसन एंड पैकेज जेसन, ये सब दिख रहा है। अब इस पे वर्क कैसे करते हैं, इनका मतलब क्या होता है, पहले ये देखते हैं। ठीक, कंट्रोलर होता क्या है,
कंट्रोलर क्या है, जो एक्चुअल लॉजिक अपने पास रखता है, जो कि रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। जैसे कि कोई रिक्वेस्ट अगर मेरे पे आई तो मैं उसको कैसे हैंडल करूंगी। रूट्स के बीच में, दिस इज बिटवीन रूट्स इनकमिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड मॉडल डेटाबेस। डेटाबेस और जो रूट्स जो हमारे पास आ रही हैं उनके बीच में बैठ के उनका एक ब्रिज की तरह हैंडल करता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है एडमिन कंट्रोलर जेएस, एडमिन कंट्रोलर जेएस, तो ये क्या करता है, एडमिन से रिलेटेड जितनी भी एपीआई जो कॉल होंगे और जो भी रिलेटेड एक्शंस हैं उनको हैंडल करता है। ऑथ कंट्रोलर क्या करता है, ऑथेंटिकेशन लॉजिक को, जैसे साइन अप, लॉग इन, लॉग आउट, टोकन रिफ्रेश, इनको हैंडल करता है। कार्ट कंट्रोलर क्या करता है कि यूजर ने कार्ट में क्या डाला, क्या रिमूव किया, उसकी उसके कार्ट में क्या क्या है, ये सब हैंडल करता है। ऑर्डर कंट्रोलर जो क्या करता है, हैंडल करता है ऑर्डर की प्लेसमेंट को, ऑर्डर के स्टेटस को, ऑर्डर की हिस्ट्री को। प्रोडक्ट कंट्रोलर क्या करता है, हैंडल करता है CRUD ऑपरेशंस, मतलब CRUD मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो बेसिकली बात यह है कि कंट्रोलर एक ब्रेन होता है एक एप्लीकेशन का, जो कि बिजनेस लॉजिक, काइंड ऑफ बिजनेस लॉजिक, ठीक है। देखो जो कि ये सारा एक कंट्रोलर फोल्डर हमने बना रखा है। मैं थोड़ा सा कंट्रोलर तुम्हें समझा ही देती हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो हमने क्या किया, अरे फिर तुम्हें मॉडल समझ नहीं आएगा, ये समझ लो पहले। अब मिडलवेयर क्या होता है, मिडलवेयर क्या होता है, एक फंक्शन जो कि रन करता है बिटवीन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के साइकिल में, कि जो रिक्वेस्ट चाहिए उसका रिस्पॉन्स। अब इसमें जैसे ऑथेंटिकेशन हो गया, लॉगिन हो गया, एरर हैंडलिंग हो गया, कि मिडलवेयर इज लाइक कि तुमने अभी सबसे पहले अपनी वेबसाइट पे किसी पे गए, लेकिन तुम्हें उसमें लॉगिन करना पड़ रहा है किसी चीज को एक्सेस करने के लिए, या कोई पेज है उसको एक्सेस करने के लिए तुम्हें लॉगिन करना पड़ रहा है, तो वो ऑथेंटिकेशन का काम मिडलवेयर करता है। एडमिन मिडलवेयर की इंश्योर करता है कि एडमिन ही एक्सेस करे वही चीज की, लॉगिन करके कोई यूजर ही हो जो एक्सेस करे, जिससे हमें पता चलता है कि एक यूजर ने ही किया है। सेलर मिडलवेयर रिस्ट्रिक्ट करता है रूट्स को कि ये सेलर की ही है। सिक्योरिटी के लिए पर्पस, मेन चीज ये है कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए वी यूज मिडलवेयर एंड मॉडल्स। अब मोंगोडीबी में या कहीं पे भी डेटाबेस में अगर हमारे को कुछ डेटा स्टोर करना है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, किस स्ट्रक्चर में होगा, वो हमें बताना पड़ता है। जैसे कि स्कीमा, स्कीमा कह सकते हो उसको, कि कार्ड जेस में कि इसका क्या क्या स्कीमा होगा, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, यूजर आईडी, क्या क्या स्टोर होगा। कार्ड जेस, ये जो कार्ड को जब हम कॉल करेंगे तो कार्ड में क्या क्या चीजें स्टोर होंगी। ऑर्डर है तो ऑर्डर में क्या क्या स्टोर होगा। प्रोडक्ट एंड सिमिलर टू यूजर, कि यूजर है उसकी नेम चाहिए, मुझे मेल आईडी चाहिए, मुझे उसका पासवर्ड चाहिए, उसका रोल चाहिए। डेटाबेस का एक ब्लूप्रिंट कह सकते हैं हम, मॉडल्स होता है, ठीक है। एंड देन रूट्स क्या होते हैं कि एंड पॉइंट्स ऑफ यूआरएल, कि किसी भी यूआरएल पे मुझे जाना है तो उसका एंड पॉइंट क्या होगा, कैसे जा सकते हैं। कुछ यूआरएल तुमने देखी होगी ना, जैसे अभी ये भी है तो इसका एंड पॉइंट क्या है, canva.com, उसके आगे की जो चीजें हैं कि इस यूजर की ये डिजाइन है, डिजाइन नंबर ये है, काइंड ऑफ दिस। तो admin.js API admin connect to admin controller, auth.js API, जब तुम लॉगिन, अब देखो यहाँ पे मीट है, मीट कौन सी चल रही है, ये चीजें। तो meet.com इज एंड पॉइंट ऑफ दैट, कि इस एंड पॉइंट पे जाके इधर जाना है मुझको। सो सिमिलर ऑथ, कार्ड, ऑर्डर एंड प्रोडक्ट एंट्री पॉइंट्स है एपीआईज के, ठीक है। अब सर्वर क्या है, यही चीज जो मेन अभी हमने देखा, जो कि लोड को एक्सप्रेस को लोड करता है, मोंगो से कनेक्ट करता है, और मिडलवेयर, ये चीज मेन चीज जो है वो हमारी सर्वर कर रहा होता है, और स्टार्ट होता है एक पोर्ट पे, वो कोई भी हो सकता है, अभी हमने फास्ट काउंसर ले रखा है। पैकेज डॉट जेसन है, ये रहा, कि हमने ये देखो, जैसे इसकी स्क्रिप्ट कैसे स्टार्ट होगा, नोड सर्वर से। इसका नेम क्या है, मैंने रिजल्ट कार्ड बैकएंड कर रखा है, बैकएंड है। नोड मैंने यूज किया हुआ है, इसमें भी मैंने नोड की जगह, अब इसमें भी डिफरेंस मैं बता देती हूँ, अभी इसमें मैंने पीपीटी में तो ऐड नहीं किया है। नोड इज लाइक कि तुमने अगर कुछ चेंजेस किए हैं तो उसके लिए तुम्हें रीस्टार्ट करना पड़ता है मोस्टली, कि तुम रीस्टार्ट करोगे अपने सर्वर को बंद करके, तब तुम्हारे को वो चेंजेस फ्लैश होने लगते हैं। बट नोडमैन में क्या है, वो अपने आप ही रीस्टार्ट करता है, कि आपने चेंजेस किए, वो अपने आप ही अपडेट करता रहता है बैकएंड में,
ठीक है। तो पैकेज डॉट जेसन में क्या है कि वो अपने डिपेंडेंसीज की हमने क्या क्या चीजें यूज की हैं, जेसन वेब टोकन यूज किया है, एक्सप्रेस यूज किया है, मोंगोज यूज किया है, कैसे स्टार्ट होगा, ये सब चीजें पैकेज में रहती हैं। जब हम जैसे अगर मैं यहाँ पे मैं सर्वर स्टार्ट करके दिखाती हूँ, मैंने लिखा नोड सर्वर डॉट जेएस, स्टार्ट करने के लिए नोड सर्वर डॉट जेएस देखो, मोंगो कनेक्टेड, सर्वर स्टार्टेड ऑन दिस पोर्ट, ठीक है। अब मेरा सर्वर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये स्टार्ट का जो कमांड मैंने दिया ये चला कैसे, क्योंकि मैंने पैकेज डॉट जेसन में अपना स्टार्ट कमांड बता रखा था, ठीक है। अच्छा, तुम लोगों को डिप्लॉय करना आ गया है ना प्रोजेक्ट, देखा था तुम लोगों ने? चलो बाद में बात करते हैं इसके बारे में, पहले ही कंप्लीट करते हैं। तो क्या करते हैं कि जब यूजर है वो अपने प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड करता है, यूजर क्या कर रहा है, पोस्ट कर रहा है कहाँ पे, एपीआई कार्ट ऐड, ये जो हमने कार्ट जेस की एपीआई रिएक्ट कर रखी है यूज, और फिर वो क्या कर रहा है, वो कार्ट कंट्रोलर में जा रहा है, इस फंक्शन में ऐड टू कार्ट फंक्शन में। कंट्रोलर क्या करता है, वैलिडेट करता है यूजर को और इंटरैक्ट करता है कार्ट मॉडल से। मिडलवेयर क्या करता है, इंश्योर करता है कि यूजर लॉग इन हो, अगर वो लॉग इन होगा तभी तो हमें पता चलेगा कि किसने यूजर ने कौन सी चीज अपने कार्ट में ऐड करी है, एंड देन रिस्पॉन्स पूछता है कि हाँ एडेड टू कार्ट, ठीक है। अब एक समरी, कंट्रोलर्स क्या होता है, लॉजिक हो गया, राउट्स क्या होती है, एंड पॉइंट्स या एंट्री पॉइंट्स, मॉडल्स क्या हो गया, डेटाबेस, मिडलवेयर जो कि फिल्टर और सिक्योरिटी के लिए, सर्वर जैस स्टार्टिंग पॉइंट, कनेक्ट विद एवरीथिंग, कनेक्शन, इन्वायरमेंट वेरिएबल अभी दिखाती हूँ, सीक्रेट्स मतलब कि आपने जो इन्वायरमेंट वेरिएबल ताकि कोई और एक्सेस ना कर पाए, पैकेज डॉट जेसन मतलब प्रोडक्ट की डिपेंडेंसीज। देखो चलो तो मैं एक्सप्रेस जो बताई देती हूँ, फिर उसके बाद एक्सप्रेस क्या होता है, एक्सप्रेस एक वेब फ्रेमवर्क है नोड.जेएस का, जो कि एप्लीकेशंस को एप्लीकेशंस और एपीआईज को फास्ट बनाता है और इजी बनाता है। जैसे कि देखो कि नोड.जेएस, पहले तो हम सिर्फ जेएस का और नोड.जेएस का यूज करते थे, देन फिर एक नई चीज आई, एक नया फ्रेमवर्क आया एक्सप्रेस जेसन, जिसकी वजह से वेब एप्लीकेशन बनाना और इजी हो गया। आप ऐसे सोच सकते हो कि नोड.जेएस जो है वो एक इंजन है और एक्सप्रेस जेएस जो है वो कार है, कार बॉडी है दैट गिव स्ट्रक्चर एंड फीचर टू एक्चुअली ड्राइव, कि एक्चुअल में कैसे करते हैं वही चीज जो हम पहले जेएस से कर रहे थे, नोड.जेएस से कर रहे थे, अब हम एक्सप्रेस के हेल्प से करते हैं, जिसकी वजह से ईजी हो जाता है। कैसे इजी होता है कि फास्ट राउटिंग, एंड पॉइंट्स बना देता है जैसे लॉग इन, प्रोडक्ट्स, मिडलवेयर का सपोर्ट मिल जाता है, रीयूजेबल लॉजिक का, ऑथेंटिकेशन लॉजिक वगैरह का अभी देखेंगे, और एपीआईज को, रेस्टफुल एपीआईज जो होती हैं बैकएंड और वेब और मोबाइल्स के लिए, उनको सपोर्ट करता है, इंटीग्रेटेड डेटाबेस होता है, इजीली वर्क कर सकता है, मिनिमल बट फ्लेक्सिबल, लाइट वेट कोर होता है, थाउजेंड्स ऑफ प्लगइन्स अवेलेबल, मतलब एक ही पे और भी प्लगइन्स हो जाएंगे। अब बाद में देखते हैं उसको कि कनेक्ट कैसे करेंगे। पहले हम थोड़ा सा सर्वर को समझते हैं कि सर्वर में क्या हो रहा है। कॉन्स्ट एक्स, अब मैं तुम्हें ये रन करके दिखाऊं तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा या ऐसे समझा दूँ? वैसे मैंने पोस्टमैन भी खोल रखा है तुम्हें समझाने के लिए। चलो पहले कोड देखते हैं। एक्सप्रेस से हमने क्या किया, एपीआई बनाने के लिए कॉन्स्ट एक्सप्रेस ले लिया। मोंगोज क्या होता है कि हमें मोंगो डीबी से जब हमें कनेक्ट करना होता है तो जो लाइब्रेरी हम यूज़ करते हैं उसको मोंगोज बोलते हैं। अभी कॉर्ड्स क्यों यूज किया है, कॉर्ड्स हमने यूज किया है ताकि जो ये हमारी चीजें हैं वो रेंडर हो पाए, ताकि ये फ्रंट एंड पे भी जा पाए, ठीक है। डॉट टीएनवी मतलब ये डॉट टीएनवी डॉट कन्फिग, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल जो मैंने सेट किए हैं उनको यूज कर पाए। अब इन्वायरमेंट वेरिएबल मैंने क्या सेट किया और क्यों सेट किया, देखो मोंगो डीबी क्या है, मोंगो डीबी मेरी यूआरएल है, मतलब मोंगो डीबी की जो यूआरएल है, जो मोंगो डीबी मेरा डेटाबेस है, ताकि कोई और एक्सेस ना कर पाए। कई सारी चीजें होती है जो हमें चाहिए होती कि वो हमारे तक ही रहे, कोई और उससे एक्सेस ना कर पाए, ताकि कोई और उसको चेंजेस ना कर पाए, इसीलिए हम यूज करते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का, कि वो सिर्फ मेरे पास उसका एक्सेस है एंड वो मेरे लिए वर्क करे। लेकिन जब हम डिप्लॉय करते हैं ना तब उन्हें बताने होते हैं ताकि वो एक्चुअली में वर्क करता रहे। अब लोकल में तो हम डॉट टीएनवी में डाल के
अपना काम कर सकते हैं। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने रूट्स बता दी कि क्या राउट्स हमारी कॉन्स्ट ऑथ रूट्स, यहाँ पे हम डायरेक्ट भी दे सकते थे बट हमने यहाँ से उठाई है, कहाँ से, ये हमारे राउट्स फोल्डर से। ऑथ के लिए ऑथ जेएस इसका फोल्डर रिक्वायर कर दिया, एडमिन के लिए एडमिन जेएस से ले ली, प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट से ले ली, कार्ट के लिए कार्ट से ले ली, ऑर्डर के लिए ऑर्डर से। अब हमने क्या किया, इस एप्लीकेशन को एक्सप्रेस मतलब एपीआई के लिए इनेबल कर दिया, और ये अलाउड ओरिजिन्स मतलब कि ये अभी तो ये मेरा जो है सिर्फ इन लोकल होस्ट को होस्ट के लिए अलाउ कर रहा है कि अभी आप जो भी फ्रंट एंड से अगर चीज लेनी है तो आप सिर्फ इस लोकल होस्ट के इस पोर्ट से या इस पोर्ट से ले सकते हो। लेकिन जब हम इसमें स्टार लगा देते हैं तो ये एनी पे हो जाता है। मोस्टली हम क्या करते हैं, या तो अपनी फ्रंट एंड डिप्लॉय जो करते हैं उसकी यूआरएल यहाँ डाल देते हैं, या फिर एस्ट्रिक डाल देते हैं जिसके थ्रू मल्टीपल मतलब जिसमें आप ये बैकएंड जो डिप्लॉय करोगे तब डालोगे। बैकएंड हम रेंडर पे डिप्लॉय करते हैं, इसका भी मैंने सेटअप उस पर डाल रखा है इनोवर्स पे, वहां पे से जाके देख लेना, ठीक है। डिप्लॉय करने में मोस्टली कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है, आए तो मुझे बता देना। और मैं यही चाहूंगी कि ये वाला चीज़ जो है वो डिप्लॉय भी करूँ, ये वाला डिप्लॉय करूँ, ठीक है। अब यही उसी के लिए कॉल बैक लगा रखा है कि अगर नहीं आ पा रहा है, हम नहीं कनेक्ट कर पा रहे, मेन चीज़ हम इस पे देखते हैं कि क्या किया हमने। ऐप को यूज़ करना है, अगर ये रूट आए तो इधर जाए, ये रूट आए तो इधर, इसको कॉल करे, इसको कॉल करे, मतलब यहाँ वाले फोल्डर में इस फाइल में जाए। अब हमें पहले डेटाबेस को और सर्वर को कनेक्ट किया जो कि यहाँ पे हमें शो हुआ, ये MongoDB कनेक्टेड सर्वर स्टार्टर। ये कैसे शो हुआ कि हमने mongoose को कनेक्ट किया, प्रोसेस करो इन्वायरमेंट वेरिएबल mongo URI जो कि हमने स्टोर कर रखी है, फिर उसके बाद डॉट देन कंसोल लॉग में डाल दो कि हाँ mongo कनेक्ट हो गई है, ऐप डॉट लिसन करो इस पोर्ट पे, एंड देन उसके बाद कंसोल लॉग टर्मिनल में दिखा दो कि सर्वर स्टार्टेड है इस पोर्ट पे। अगर एरर आता है डेटाबेस को कनेक्ट करने में तो ये एरर को कैच करो एंड कैच करके हमारे डीबी में दिखा दो या फ्लैश कर दो, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने जो रूट्स बनाई है कैसे बनाई। ऑथेंटिकेशन देखते हैं सबसे पहले कि हमने क्या किया, कॉन्स्ट एक्सप्रेस को, ऑब्वियस सी बात है कि हमें रूट्स बनाने तो हमें एक्सप्रेस लेना पड़ेगा एपीआई के लिए। फिर हमने राउटर लिया कि कहाँ हमें जाना है, एक्सपोर्ट क्या मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट एज राउटर। अब हमने ये चीज डिफाइन कर दी कि रजिस्टर, लॉगिन, गेट मी एंड अप्लाई सेलर, इन सबको क्या रिक्वायर हो, ऑथ कंट्रोलर रिक्वायर हो कि ये चीज जो है ये कौन इस पे वर्क करेगा या कैसे वर्क करेगा वो कंट्रोलर अपना हमारा डिसाइड करेगा। अब राउटर पे हमने क्या किया कि राउटर के थ्रू हमने रूट बता दी कि क्या करना है, हमें पोस्ट करनी है। रजिस्टर पे हम क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। लॉगिन पे हम क्या करेंगे, हम पोस्ट करेंगे। गेट मी पे हम गेट से हम क्या करेंगे, हम फेच कर रहे हैं। अप्लाई सेलर पे हम पोस्ट करेंगे, एक रिक्वेस्ट हम पोस्ट करने वाले। कैसे की, पहले हमें मिडलवेयर को क्रॉस करना पड़ेगा। कैसे, मिडलवेयर इज लाइक कि हमने बीच में जो भी लॉगिन है जेसन वेब टोकन से अपना कनेक्ट करके। जेसन वेब टोकन क्या होता है कि JWT इसको बोलते हैं। जेसन वेब टोकन इज लाइक कि आपने एक कुकी बना दी या एक लोकल स्टोरेज आपका एक टोकन बना दिया। मैं दिखाती हूँ तुम्हें कैसे बनता है। जैसे मैंने रजिस्टर किया है यहाँ पे, समझो मैंने भास्कर नेम से रजिस्टर किया, इसकी मेल आईडी भी चेंज कर देती हूँ abcd@gmail, और मैंने पासवर्ड दे दिया। और देने के बाद मैंने एपीआई, देखो लोकल होस्ट 500 पे कर रहा है, एपीआई ऑथ रजिस्टर एंड पॉइंट मेरा ये है। मैंने जब किया तो मेरा एक यूजर बन गया, उसकी मेल आईडी, ये मैंने क्या कर रखा है, ये मैंने स्कीमा में डिफाइन कर रखा है। मॉडल यूजर में स्कीमा में डिफाइन कर रखा है कि मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, मुझे रिक्वायर्ड है वो चीजें होनी चाहिए। कैसे, नेम चाहिए रिक्वायर्ड ट्रू, मेल चाहिए रिक्वायर्ड ट्रू, पासवर्ड चाहिए रिक्वायर्ड, इसकी मिनिमम लेंथ भी बता दी कि हाँ ये मिनिमम लेंथ इसकी भी होनी चाहिए। रोल
कि अगर वो कोई रोल अपना बाय डिफॉल्ट यूजर रहेगा, अपना रोल अगर चेंज कर रहा है तो वो इस सेलर बुलियन में, लेकिन इसमें हमने रिक्वायर नहीं किया। सेलर एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट पेंडिंग ही रहेगी। एंड टाइम स्टैम्प मतलब कि आप हमारे को टाइम भी दो, जो कि हमें दे रहा है कि आई क्रिएटेड एट दिस, अपडेटेड एट दिस, ठीक है। एंड हैश पासवर्ड, इसका मैं अभी बताती हूँ, तुमको कंफ्यूज ना हो इसलिए पहले मैंने क्या बताया कि हम लोगों ने सबसे पहले ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पे आए कि सर्वर ऑथ पे गए, एपीआई ऑथ पे आए। ऑथ पे करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के लिए इसने हमें बोला कि पहले जाके ऑथेंटिकेशन में जाओ और ऑथ करो, खुद को एक लॉगिन लो, जेसन वेब टोकन के थ्रू रजिस्टर करो। एंड रजिस्टर का कोड यहीं पे है, ये रहा कि रजिस्टर कैसे करना है। हम इस एपीआई पे गए, रजिस्टर किया जेसन वेब फॉर्मेट में। अच्छा, यहाँ पे तुम जब जाओगे ना तो हेडर्स में यहाँ पोस्टमैन पे जब करो कंटेंट टाइप एप्लीकेशन कर लेना, वरना वर्क नहीं करेगा। तो इसने मुझे एक क्या बोला, 201 क्रिएटेड यूजर, उसका नेम मेल, पासवर्ड ये जो आया है ये उस हैश पासवर्ड की वजह से आया है। इसका लॉजिक मैं भी बताती हूँ। रोल हमने बताया था बाय डिफॉल्ट पेंडिंग है, अभी हमने कुछ नहीं किया। यूजर ने एक आईडी बना दी अपनी, और टाइम स्टैम्प हमने बता दिया कि क्रिएटेड एड अपडेटेड। ये है जेसन वेब टोकन, JWT। जेसन वेब टोकन इज लाइक कि यूजर ने अपनी जो रिक्वेस्ट है वो फ्रंट एंड के थ्रू बैक एंड सर्वर को भेजी। यूजर ने अपनी रिक्वेस्ट सर्वर को भेजी, सर्वर ने अपना आगे प्रोसेस डीबी को किया, एंड देन उन लोगों ने मिलकर एक टोकन बनाया। वो टोकन रिटर्न किया गया फिर से किसको, क्लाइंट को, यूजर को, फ्रंट एंड को, कि यहाँ से ये जो क्लाइंट है इसके पास ये टोकन रहेगा। अच्छा, इस टोकन की एक लिमिट होती है, एक्सपायरी टाइम होता है कि ये इतने टाइम बाद एक्सपायर हो जाएगा। इस टोकन पे गया, एंड जब भी जैसे कोई स्पेसिफिक यूजर है, मैं किसी वेबसाइट पे गई, मुझे उस वेबसाइट से अपना इन्फो चाहिए, तो मैं एज अ क्लाइंट जब मैं फिर से रिक्वेस्ट डालूंगी कि मुझे अपनी इन्फो चाहिए या यूजर इन्फो चाहिए, तो वो पूरे डेटा जाने की जगह एक ये टोकन जाएगा। टोकन इज लाइक डिजिटल सिग्नेचर, इज लाइक डिजिटल सिग्नेचर की एक डिजिटल सिग्नेचर है, मैं ही हूँ, मेरे को ही एक्सेस करनी है ये चीजें, या मैं ही हूँ, आप चेक कर लो, मेरे पास ही प्रीमियम है स्पॉटिफाई का या नेटफ्लिक्स का, मुझे ही एक्सेस करना है। तो है हमारे सर्वर के पास, वो सर्वर देखता है कि अच्छा मेरे पास ये टोकन आया, एंड देन वो अपना ये टोकन मैच करता है डीबी से, जो डीबी में भी स्टोर हो रहा है। ये देखो ऑब्जेक्ट आईडी के थ्रू, डीबी में स्टोर नहीं होता, ये सिर्फ उधर ही रहता है यहाँ, ये टोकन। अच्छा, यहाँ पे हमें डीबी में भी क्यों स्टोर नहीं हो रहा, ताकि किसी को पता ना चले कि मेरे पास है क्या, और ये रिफ्रेश भी होता रहता है आफ्टर द एक्सपायरी टाइम जो हमने दे रखा है, ये डीबी में स्टोर नहीं होता। तो ये टोकन जाए वहां पे जाके चेक करे कि इस टोकन पे ये यूजर है, इफ है तो उसकी ये डिटेल्स मुझे दे दो। तो इस अकॉर्डिंग जो डेटाबेस से सारा क्या बोल सकते हैं डिटेल्स है वो आती है हमारे बैकएंड सर्वर पे, एंड देन वो सर्वर फ्रंट एंड पे शो करता है, ठीक है। अब ये जो ये आईडी वाली बात है बाद में बताऊंगी। रजिस्टर, यहाँ पे हमने क्या किया, जनरेट करवा दिया टोकन को। कैसे, कॉन्स्ट जनरेट टोकन यूजर, रिटर्न JWT साइन, साइन मीन्स सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर, आईडी यूजर आईडी, रोल यूजर रोल, आईडी और रोल के थ्रू क्या प्रोसेस करो JW टोकन सीक्रेट जो मेरा है मेरे अकॉर्डिंग, ताकि कोई और आके इसमें अपना हमारे जो डिटेल्स है उसको हैक ना कर पाए। इसीलिए एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड हम JWT सीक्रेट की अपने पास भी रखते हैं, जो मेरे वाले के अकॉर्डिंग इस मेरी मतलब मेरी की के अकॉर्डिंग उसका सिग्नेचर डिफाइन कर दे। और क्या बता दिया, एक्सपायर्स इन 7 डेज, ठीक है। इससे हमने टोकन जनरेट कर दिया। रजिस्टर क्या किया, रजिस्टर यूजर का कोड क्या कहता है कि एक्सपोर्ट करो डॉट रजिस्टर, वही एसिंक अवेट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स
ट्राई एंड कैच ब्लॉक मीन्स मतलब ट्राई करो इस चीज को, हो जाए, नहीं तो कैच कर लो एरर को। सर्वर फेल करने की जगह एरर को कैच करो और उसको शो कर दो। कैसे? अब हमने ट्राई क्या किया, कॉन्स्ट नेम ईमेल पासवर्ड इक्वल्स टू रिक्वायर्ड बॉडी, मतलब हमें ये चाहिए कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग यूजर, अवेट करो, यूजर को फाइंड करो, इस मेल के थ्रू फाइंड करो कि क्या वो यूजर हमारे डीबी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इफ एग्जिस्ट करता है तो स्टेटस रिटर्न करो 400 और मैसेज फ्लैश कर दो यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है। अब कॉन्स्ट यूजर अवेट यूजर डॉट क्रिएट, अब यूजर एग्जिस्ट नहीं करता, हमने चेक कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे, एक न्यू यूजर बना देंगे। कैसे? अवेट यूजर डॉट क्रिएट नेम ईमेल पासवर्ड, ठीक है, और सेव कर लो, और एक टोकन जनरेट कर दो वही 7 डेज के लिए, और रिस्पॉन्स दे दो 201, और उसके साथ यूजर का जो पूरी डीबी है, ये पूरी जो डीबी है यूजर की, ये आएगी हमारे पास विद टोकन। ठीक है, और एरर अगर आएगा तो वो हमें फ्लैश हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट इज कि हमने अब रजिस्टर कर दिया। रजिस्टर करने के बाद इफ मुझे लॉगिन करना हो तो लॉगिन करने के लिए क्या हमने लॉजिक यूज किया है कि वही फाइंड वन, अगर नहीं है तो बता, पहले फाइंड करो मेल के थ्रू कि वो है या नहीं है, नहीं है तो इनवैलिड, अगर यूजर नहीं है तो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स बता दो। और अगर एडमिन है, जैसे मैंने एडमिन का रोल इसमें डिफाइन किया हुआ है, तुम्हारे को डिफाइन करने की नीड है, तुम अपने प्रोजेक्ट में सिंपल यूजर फ्लो ही बना देना, उतना भी इनफ है। तुम्हें एडमिन वगैरह डिफाइन करने की नीड नहीं है, प्री डिफाइंड करके कर देना कि कार्ट में ऐड कर पाऊँ। तो यूजर का रोल अगर एडमिन है और एडमिन ईमेल और एडमिन पासवर्ड जो कि मैंने उधर इन्वायरमेंट वेरिएबल में स्टोर कर रखे हैं, अगर वो है तो उसमें भी एक टोकन जनरेट करके बता दो कि हाँ ठीक है, यूजर का मेल है ये है, और यूजर जो है वो एज एन एडमिन लॉग इन कर चुका है। ठीक है। और नॉर्मल यूजर्स के लिए क्या करना है, मैच करना है, कंपेयर करेंगे पासवर्ड को। अच्छा ये चीज है कि हमने यहाँ से पासवर्ड तो भेजा ऐसे बॉडी, पासवर्ड यहाँ से तो हमने नॉर्मल भेजा, बट यहाँ ये पासवर्ड ये कैसे हो गया, ये चीज इसलिए है कि हमने इसमें हैश पासवर्ड यूज किया, कि पासवर्ड्स जो है, दिखाती हूँ तुम्हारे को हैश पासवर्ड वाली चीज की, कि जो भी पासवर्ड है, ये रहा, हाँ, तो जो भी पासवर्ड है वो एग्जैक्ट सेम स्टोर ना हो करके एक ऐसे हैश पासवर्ड की तरह स्टोर हो कि कोई उसको डिकोड ना कर पाए, ताकि मैं अपने डेटाबेस में, अगर मेरे डेटाबेस में कोई मेरी वेबसाइट में आके काम कर रहा है तो उसका पासवर्ड जो है वो सेफ रहे, ये ना हो कि मैं भी उसका पासवर्ड खोल के अपना कुछ भी यूज कर पाऊँ। तो इसके लिए हम हैश यूज करते हैं, हैश पासवर्ड यूज करते हैं। ठीक है। अब ये गेट करंट यूजर चेक कर लो, मुझे ले लो वही कि गेट, मैं इस एंड पॉइंट पे जाके चेक करो, अब मुझे मेरी प्रोफाइल चेक करनी है, तो वही फाइंड मी एंड देन रिस्पॉन्स जेसन फाइल यूजर का। अप्लाई एज सेलर, ये तुम्हारे को नीड नहीं है ऐड करने की। बहुत मैंने समझा दिया। कार्ट, अब मुझे क्या करना है, मुझे कार्ट में, अपने कार्ट में कुछ ऐड करना है प्रोडक्ट, तो वो हम कैसे करेंगे, वही सेम लॉजिक हमें लगा रखा है, लेकिन इसमें हमने क्या रिक्वायर कर रखा है, ऑथेंटिकेशन, कि मिडलवेयर में जाके ऑथ जेएस को आप पहले करो, ऑथ जेएस पहले चेक करो कि हाँ यूजर जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, क्या वो यूजर एग्जिस्ट करता है मेरे डीबी में, तभी तो वो ऐड कर पाएगा, बिना डीबी में एग्जिस्ट किए वो कैसे ऐड कर सकता है। तो इसलिए हमने ऑथ जेएस में कॉल किया और क्या किया, एसिंक अवेट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। क्या ट्राई कर रहे हैं कि कॉन्स्ट टोकन रिक्वेस्ट हेडर ऑथराइजेशन स्प्लिट कर दो, पहला वाला पार्ट, इफ टोकन रिटर्न्स रिस्पॉन्स रिटर्न 401 नो टोकन प्रोवाइडेड, फिर उसको डिकोड कर दो, JWT जो हमारे पास टोकन है उसको डिकोड करो और वेरीफाई करो कि क्या वो हमारे वाले
जो सीक्रेट की है उससे मैच करके रिस्पॉन्स आ रहा है, या वो जो यूजर है उस वो टोकन हमारे डीबी में एग्जिस्ट करता है, तो डिकोड करके चेक करने के लिए हमने ऑथेंटिकेशन लगाया। एंड देन इफ करता है तो वो हमारे को आगे पास कर देगा, मतलब जो कि हमारी आगे चल रही थी कार्ड की चीज उसमें पास कर देगा। अगर नहीं होता है तो वो अनऑथराइज्ड मैसेज हम तक फ्लैश कर देगा। कार्ट में हम क्या कर सकते हैं, अब ये चीज है कि कार्ट में हम क्या क्या मेथड कर सकते हैं। पोस्ट कर सकते हैं कि हम ऐड कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं कि जो भी कार्ट में है वो हमें मिल जाए, पुट कर सकते हैं मतलब हम कार्ट को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं मतलब कार्ट में अगर कोई हमने चीज डाल रखी है उसको रिमूव कर सकते हैं। क्लियर का भी डाल रखा है कि हमें पूरी ही कार्ट क्लियर करनी है तो हम ऐसे क्लियर कर सकते हैं। अब कार्ट का जैसे वही स्कीमा हमने डिफाइन कर रखा है कि हाँ डेटाबेस है तो वो स्टोर हो, तो वो एंट्रीज कैसे स्टोर हो, कहाँ पे स्टोर हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कार्ट का स्कीमा भी डिफाइन कर रखा है। एंड देन हमने कार्ट का कंट्रोलर किया, जो एपीआई जो एंड पॉइंट है वो कैसे वर्क करेगा वो डिफाइन करा हुआ है। कैसे कि एक्सपोर्ट ऐड टू कार्ट, अगर हमारे को अपने कार्ट में कुछ ऐड करना है तो हमने क्या किया, पहले यूजर आईडी ली, रिक्वेस्ट यूजर आईडी, प्रोडक्ट आईडी ली और क्वांटिटी ली कि कौन सा प्रोडक्ट करना है, उस प्रोडक्ट की क्या आईडी है और उसका उसकी कितनी क्वांटिटी है। मतलब जैसे देखते हैं ना अमेजोन वगैरह कहीं पे भी ई कॉमर्स में हम जाते हैं वहाँ पे प्लस का साइन होता है, माइनस का साइन होता है कि प्लस 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 तो इतनी इतनी क्वांटिटी हमें चाहिए, वही चीज। ठीक है, ये हमने रिक्वायर्ड बॉडी में किया। फिर हमने ट्राई कैच एरर लगाया कि ट्राई और कैच ब्लॉक लगाया कि ट्राई करो ये है तो करो, नहीं तो एरर आए तो एरर फ्लैश कर दो। तो क्या ट्राई किया कि कार्ट अवेट फाइंड वन यूजर आईडी को चेक किया। इफ नॉट कार्ट, कार्ट इक्वल्स टू न्यू कार्ट यूजर आईडी। अगर कार्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो हमने एक नया कार्ट बनाया, क्या कि इस यूजर की यूजर आईडी से लेके कार्ट ले लो एंड आइटम्स एक लिस्ट बना दी जिसमें हम आइटम्स अपेंड करते रहेंगे कि ये चीजें आती रहे। const idx equals to cart dot item find one I equals to I dot product equals to product id। अगर माइनस में है तो उसको प्लस करो, जैसे यहाँ पे किया हुआ है कि अगर वो नेगेटिव है ग्रेटर देन है, if idx is greater than -1 तो card item idx dot quantity plus equals to quantity और 1, नहीं तो पुश कर दो प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी को, अदरवाइज 1 मतलब एक 1 तो करना ही करना है, बाकी जितनी दी गई है उतना उसको, जैसे इफ मैंने 3 पास किया तो 3 स्टोर होगा, अदरवाइज 1 एक बारी में तो 1 ही स्टोर होगा। और कार्ड को अपडेट कर दो, क्या डेट डॉट नाउ, डेट डॉट नाउ मतलब अभी के टाइम, अभी डेट जो है उस पर अपडेट कर दो और अवेट करो किस चीज का, कार्ड के सेव होने का। एंड देन रिस्पॉन्स शो कर दो एडेड टू कार्ड। ठीक है, एंड देन इफ एरर आता है तो उस एरर को फ्लैश कर दो। गेट कार्ट, गेट कार्ट इज लाइक कि जैसे मैंने वेबसाइट पे गई, मैंने जाके कार्ट में कर दिया, लेकिन मुझे अपना कार्ड अब चेक करना है कि मेरे कार्ट में क्या क्या चीजें पड़ी हुई है, तो गेट कार्ट इज फॉर दैट एसिंक रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। फिर से हमने ट्राई एंड कैच ब्लॉक यूज किया। कॉन्स्ट क्या किया कि कार्ट में देखो कि कोई कार्ट में चीज है तो जो है तो वो पॉपुलेट कर दो, और अगर नहीं है तो बता दो कि फेल्ड हो गया हम फेच करने से, या फिर आपके कार्ट में कुछ भी नहीं है। पुट इज फॉर दैट अपडेट करने के लिए। मैंने बताया था पहले वाले में जब हमने पोस्टमैन यूज किया था कि पोस्टमैन में हमें किस चीज पुट हम कब यूज करते हैं, जब हमें अपडेट करना होता है। एपीआई एंड पॉइंट क्या है, एपीआई कार्ट अपडेट, एपीआई कार्ट अपडेट, एक्सपोर्ट करो अपडेट क्वांटिटी को। ट्राई एंड कैच ब्लॉक फिर से कि प्रोडक्ट आईडी है और यूजर आईडी है। फिर उसमें हमने चेक किया कि अगर नल है तो अगर प्रोडक्ट आईडी नहीं है और क्वांटिटी भी नहीं तो उसको बता दो कि हमारे पास कि हमें ये रिक्वायर्ड है, मैसेज फ्लैश कर दो कि प्रोडक्ट आईडी एंड क्वांटिटी जो है वो रिक्वायर्ड है। const cart equals to await cart dot find one यूजर आईडी। इफ कार्ट रिटर्न रिस्पॉन्स दिस मतलब कार्ट फाउंड नहीं हुआ, आपका कार्ट ही बना नहीं है, आपने अभी तक कार्ट में कुछ डाला ही नहीं है। फर्स्ट item index equals to cart dot item find index item dot product to string product id, मतलब कि फाइंड करो इस इंडेक्स पे
कि आइटम कोई हमने जो प्रोडक्ट डाल रखा है वो है या नहीं है, और अगर है, इफ नहीं है तो क्या करना है कि प्रोडक्ट कार्ट में नहीं है, -1 बता दिया, मतलब कि वो कार्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर क्वांटिटी 0 है तो रिमूव कर दो, और नहीं तो जो आइटम इंडेक्स दिया है, मतलब हमने जो बढ़ाने के लिए दिया है कि उसको इंक्रीज करना है, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करनी है, तो उसको अपडेट कर दो। अपडेट करने के बाद हमने क्या किया, अवेट किया, कार्ट को सेव किया कि कार्ट वेट करो जब वो कार्ट सेव हो जाए, एंड देन उसके बाद रिस्पॉन्स दे दो कि कार्ट जो है वो अपडेटेड है। एंड फिर से हमने कैच ब्लॉक लगाया कि अगर कोई एरर आए तो 500 स्टेटस शो करके सर्वर एरर शो कर दो। रिमूव का भी सेम यही होगा कि हमने ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगाया, कांस्टेंट में हमने प्रोडक्ट आईडी का लिया कि जो भी रिक्वायर्ड है वो हमने प्रोडक्ट आईडी ली, फिर हमने चेक किया कि क्या इस यूजर के में ये चीज है, अगर है, वही कि पहले लॉजिक ही लगाया कि कार्ट है कि नहीं है, अगर है तो उसके बाद जो इसमें लॉजिक ये है कि कार्ट डॉट आइटम फिल्टर आइटम नॉट इक्वल्स टू प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट आईडी, मतलब हटा दो उसमें से, आइटम में से इस आइटम को हटा दो, कार्ट में से इस आइटम को माइनस कर दो, और फिर उसके बाद उसको अपडेट कर दो उस टाइम के साथ कि अपडेट एट डेट डॉट नाउ, अवेट कर दो सेव करने का, एंड देन रिस्पॉन्स शो कर दो। क्लियर कार्ट किस लिए, कि पूरा ही क्लियर कर देना। फाइंड वन एंड डिलीट, फाइंड वन एंड डिलीट मैंने यूज किया, मतलब कि देखो फाइंड करो और बिल्कुल ही डिलीट कर दो, उस यूजर का कार्ट ही क्लियर कर दो। ठीक है, कार्ट का स्कीमा मैंने दिखाई दिया था, एंड ऑफ हो गया, कार्ट हो गया। प्रोडक्ट को देखो कि प्रोडक्ट क्या है, कार्ट तो हमने कर लिया, प्रोडक्ट भी तो समझे कि प्रोडक्ट कैसे स्टोर हो रहा है, क्या हो रहा है। तो प्रोडक्ट के लिए क्या किया है हमने, फिर से कॉन्स्ट बताया कि ऐड प्रोडक्ट, गेट ऑल प्रोडक्ट, गेट माय प्रोडक्ट, अपडेट, ये सब जो है ये कहाँ पे है, ये कंट्रोलर्स में है। किस कंट्रोलर में, कंट्रोलर्स डॉट प्रोडक्ट कंट्रोलर्स में। ठीक है, यहाँ पे ये स्टोर हो रखे हैं। ऑथेंटिकेशन हमने लगा दी कि जो प्रोडक्ट्स है ना वो ऑथेंटिकेशन कहीं कहीं जहां हमें ऑथ की नीड है वहां पे यूज हो, जैसे अब गेट, यहाँ पे राउटर डॉट गेट ऑल प्रोडक्ट्स पब्लिक है, सबको मिलेगा। ऐड न्यू प्रोडक्ट, ये ऐड वाली जो है ये ओनली किसके लिए, जो सेलर के लिए कर रहे हैं। अच्छा, तुम ऐड वाली करना चाहो तो कर लेना इफ हो पाए तो, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि तुम्हें सेलर वाला भी लेके आओ, सब चीज लेके आओ, जितना तुम सबसे हो पाए उतना ट्राई करना। बेसिकली एक पूरी मॉर्न तो बन जाए, डिप्लॉय हो पाए तो ठीक है, बेस्ट रहेगा, नहीं हो पाएगा तो लोकल होस्ट की वीडियो भी डाल सकते हो तुम। वैसे बेस्ट तो यही रहेगा कि डिप्लॉय कर लो, लेकिन फिर भी जैसे भी नया नया सीखा तुमको नहीं आ रहा, थोड़ा टाइम भी लग जाए तो लगा लेना, बट डिप्लॉय करने की ट्राई करना, नहीं होता है तो पूछ लेना। ठीक है, और फिर सेलर के लिए कि सेलर ने कौन से प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, और सेलर के लिए कि उसने अपडेट कर दे और डिलीट कर दे, वही एडमिन वाली चीजें यहाँ पे सेलर में भी हमने कर रखी हैं। तो हमने क्या किया, हम कहाँ गए, कंट्रोलर्स के पास, प्रोडक्ट कंट्रोलर में। अच्छी सेलर वाला की यही चीज चेक कर लो कि रोल अगर सेलर है तो ये एक्शन करो, नहीं तो ये मिडल वेयर हमने ऑथेंटिकेशन के लगा दिया, सिक्योरिटी के लिए लगा दिया कि अगर है तो कर दो, नहीं है देन ओनली सेलर, क्या ये मैसेज फ्लैश कर दो कि सिर्फ सेलर ही ये एक्शन को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे सारी एपीआईज के एंड पॉइंट्स जो हैं उनको डिफाइन किया कि वो कैसे एक्शन कैसे कंट्रोल करेंगे। पहले गेट का ही देखते हैं कि सबके पास आ जाए। तो क्या किया हमने, एक्सपोर्ट गेट ऑल प्रोडक्ट्स एसिंक रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ट्राई एंड कैच, कॉन्स्ट प्रोडक्ट अवेट प्रोडक्ट डॉट फाइंड पॉपुलेट सेलर यूजर नेम रिस्पॉन्स जेसन प्रोडक्ट्स। ठीक है, एंड देन एरर को कैच कर लिया कि इफ कोई एरर आता है तो। ठीक है, एंड देन इफ जो सेलर है उसको ऐड करना है कि मैं अपना प्रोडक्ट ऐड करूं, अपने डीबी में कुछ और ऐड करूं, तो वो कैसे होगा, ऐड प्रोडक्ट एंड पॉइंट से एसिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ट्राई कॉन्स्ट नेम डिस्क्रिप्शन प्राइस इमेज कैटेगरी, ये है रिक्वायर्ड बॉडी की, आपको जब ऐड करना है तो ये चीजें आपको मस्ट ऐड करनी है।
कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, अवेट करो कि अगर ये प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मतलब कि उसने पहले ही ऐड कर दिया है लेकिन फिर भी वो ट्राई कर रहा है, तो देखो अगर है तो उसको क्या मैसेज फ्लैश करो कि प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस नेम, ठीक है, इस नेम का ऑलरेडी है। अब ये चीज तो हमने देख ली कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, और हमें क्या क्या नीडेड है। अब हमें नया प्रोडक्ट बनाना है, तो वो कैसे बनेगा कि न्यू प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इमेज, कैटेगरी एंड सेलर। सेलर कौन है, कौन है वो सेलर जिसको ये बेचना है या इसमें ऐड करना है, ताकि हमें पता चले, जो एडमिन है उसको पता चले कि किसने ऐड किया। तो क्या किया, अवेट किया प्रोडक्ट का सेव होने के लिए, फिर हमने रिस्पॉन्स क्या दिया कि प्रोडक्ट ऐड हो गया है, जब वो ऐड हो जाए, एंड देन अगर इफ एरर आता है तो हमने एरर शो कर दिया, ठीक है। एंड देन इफ जो सेलर है, मेरे को एज अ सेलर जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो मुझे चेक कर रहे हैं, तो वो मैं कैसे चेक करूंगी, क्या किया मैंने, एंड पॉइंट बता दिया, गेट माय प्रोडक्ट्स एसिंक अवेट, एसिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ट्राई एंड कैच ब्लॉक, कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स अवेट करो किसका, प्रोडक्ट का, फाइंड करो सेलर की जो यूजर आईडी है, रिक्वेस्टेड यूजर आईडी, एंड रिस्पॉन्स जो है वो जेसन फॉर्मेट में प्रोडक्ट्स की लिस्ट में भेज दो, ठीक है। जेसन फॉर्मेट में प्रोडक्ट्स का भेज दो, क्या चाहिए, प्रोडक्ट्स, इसलिए प्रोडक्ट्स में। इफ उस प्रोडक्ट को अपडेट करना है सेलर को, कि उसका प्राइस चेंज करना है, कुछ चीज चेंज करनी है, तो वो क्या कैसे कर सकता है, फिर से हमने वही चीज सेम ट्राई एंड कैच लगाया, फिर प्रोडक्ट आईडी दे दी, फिर उसके बाद फाइंड किया उसको, एंड देन नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा या फिर अनऑथराइज्ड है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट असाइन प्रोडक्ट रिक्वायर्ड बॉडी अवेट प्रोडक्ट सेव, कि हाँ हमने ये चीज चेंज करी है, वो चेक कर लेगा कि हमने क्या क्या चीजें चेंज करी है, एंड देन उसको सेव कर देगा, अवेट सेव, देन रिस्पॉन्स, कैच, एरर, रिस्पॉन्स। डिलीट करना है, तब हमने क्या, वही जो फंक्शन पहले यूज किया था क्लियर करने के लिए, फाइंड वन एंड डिलीट, सेम यूज करेंगे। प्रोडक्ट हो गया, कार्ट हो गया, एडमिन, एडमिन का भी देख ही लो वैसे, ऑल दो इतना करोगे तो वो नहीं, बट वही है कि बता देती हूँ चलो, कि एक्सप्रेस में हमने गेट सेलर एप्लीकेशन अप्रूव करने का और रिजेक्ट करने का, कि मैं एज अ एडमिन एडमिन सेलर को, सेलर की एप्लीकेशन देख सकती हूँ, उसको अप्रूव कर सकती हूँ एंड उसको रिजेक्ट कर सकती हूँ। ये एडमिन की राउट्स हो गई कि हाँ वो सेलर की एप्लीकेशन को गेट करे और पोस्ट कर सके इन दोनों में, ठीक है। और एडमिन का मिडलवेयर यही कि इसने एडमिन है या नहीं है, फाइंड करो, फाइंड बाय आईडी, रिक्वेस्टेड यूजर आईडी, अगर ये एडमिन रोल है इसका तो कर दो, नहीं तो डिनाई कर दो। एडमिन के कंट्रोलर्स ये रहे कि एप्लीकेशन ले लो पहले तो, कि एप्लीकेशन जाएगी एडमिन के पास, एक्सपोर्ट गेट सेलर एप्लीकेशन, एसिंक फंक्शन लगाया, ट्राई एंड कैच, कॉन्स्ट एप्लीकेशन अवेट, यूजर फाइंड दिस एप्लीकेशन पेंडिंग, और सिलेक्ट पासवर्ड। फिर उसके बाद जब उसके पास सामने सारी आ जाएंगी तो वो उसको अप्रूव कैसे करेगा, अप्रूव करने के लिए हमने अप्रूव सेलर लगाया, कि यूजर आईडी लो, फाइंड करो उसको, इफ यूजर, या तो यूजर की सेलर एप्लीकेशन नहीं है या यूजर नहीं है तो एप्लीकेशन नॉट फाउंड कर दो, और अगर है तो उसको अप्रूव करो, अगर अप्रूव्ड में जाएंगे तब तो अप्रूव करेंगे, उस पर अप्रूव बटन क्लिक करेंगे, वो एपीआई कॉल होगी एंड देन अप्रूव हो जाएगा, एंड देन अवेट यूजर सेव, कि जो सेलर है वो एक कस्टमर की जगह, अब मतलब जो यूजर है वो एक कस्टमर की जगह वो सेलर बन चुका है, उसको अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल करना है, वो एडमिन ने अप्रूव कर दिया है। अदरवाइज अप्रूव अगर फेल हो जाता है तो अप्रूवल फेल फ्लैश कर दो। रिजेक्ट सेलर, कि रिजेक्ट, अगर रिजेक्ट बटन पे क्लिक करे तो वो रिजेक्ट एपीआई को कॉल करके एंड देन अपना लॉजिक लगा के, ये लॉजिक ट्राई कॉन्स्ट वाला, कि यूजर को फाइंड करो, नहीं है एप्लीकेशन नहीं मिल रही तो उसका स्टेटस रिजेक्टेड कर दो, यूजर सेलर की एप्लीकेशन उसका स्टेटस क्या कर दो, रिजेक्टेड, ठीक है। यूजर सेलर की एप्लीकेशन उसका स्टेटस क्या कर दो, अप्रूव, ठीक है। स्टार्ट कंट्रोलर मैंने बता दिया। ऑर्डर, अगर मैंने ऑर्डर किया कुछ, कि मुझे कुछ ऑर्डर करना है, कोई एज अ यूजर मुझे प्लेस करना है कोई ऑर्डर, देन सेम मेथड, ऑर्डर का मैंने स्कीमा लिखा है, ये रूट्स स्कीमा दिखा दूं पहले, देखो स्कीमा में क्या है
कि हमने एक न्यू स्कीमा बनाया यूजर, उसमें उसका ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर होगी, ट्रू है, आइटम्स चाहिए होंगे, स्टेटस चाहिए होगा कि वो प्लेस है, कैंसिल है, डिलीवर्ड है, टोटल अमाउंट चाहिए होगा, पेमेंट मेथड चाहिए होगा एंड टाइम कब वो पे हुआ। अब इसकी रूट्स क्या कहती है कि हमें क्या क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं और सारे ऑर्डर्स को देख सकते हैं और उनका स्टेटस देख सकते हैं, है ना। तो ऑर्डर ये रहा कंट्रोलर्स, क्या किया कंट्रोलर ने कि, और उसके लिए कार्ट भी चाहिए होगा क्योंकि हमें कार्ट में चेंजेस करने हैं, वो कार्ट में फ्लैश करने सारे चेंजेस। प्लेस करने के लिए हमने वही ट्राई एंड कैच लगाया, क्या बोला, यूजर आईडी ली और पेमेंट मेथड लिया। पेमेंट मेथड की क्या कहता है, अगर पेमेंट मेथड नहीं बता रखा तो पेमेंट मेथड बताओ कि आप कैश ऑन डिलीवरी करोगे या भी पे करोगे, ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआई करोगे, कार्ड करोगे। सबसे पहले हमने क्या किया, यूजर का कार्ट लिया कि अवेट करो इस यूजर का सारे आइटम्स जो उसके कार्ट में है उसको पॉपुलेट करो, अगर नहीं है तो शो कर दो कि कार्ट जो है वो एम्प्टी है। टोटल अमाउंट हमने खुद कैलकुलेट किया, कैसे, टोटल अमाउंट एक कॉन्स्ट फंक्शन बनाया, कार्ट डॉट आइटम डॉट रिड्यूस नंबर एंड देन आइटम एंड देन उसको हमने प्लस कर दिया पैरामीटर प्लस आइटम प्रोडक्ट प्राइस इनटू में आइटम ऑफ क्वांटिटी, कि क्या हमारे पास प्रोडक्ट आया है, क्या आइटम आया है और उसका उस आइटम का प्रोडक्ट का प्राइस क्या है और उसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। एंड देन क्रिएट कर दिया न्यू ऑर्डर, कैसे, यूजर आईडी कार्ट डॉट आइटम डॉट मैप, आइटम क्या करो प्रोडक्ट को और क्वांटिटी को, स्टेटस उसका कर दो प्लेस, पेमेंट मेथड एंड टोटल अमाउंट के साथ। फिर न्यू ऑर्डर का वेट करो सेव होने का एंड देन सेव होने के बाद क्या कर दो, कार्ड को क्लियर कर दो और फिर कार्ड को सेव कर दो एंड देन रिस्पॉन्स शो कर दो कि ऑर्डर जो है वो प्लेस हो चुका है। कैंसिल ऑर्डर के लिए भी सेम यही, फाइंड करो पहले ऑर्डर को, क्योंकि हमने ऑर्डर कर दिया तो अब ऑर्डर आईडी है हमारे पास, तो उसको आईडी को फाइंड करो, अगर नहीं मिलता है तो नॉट फाउंड, अगर उसका कैंसिल है तो कैंसिल, स्टेटस डिलीवर्ड है तो डिलीवर्ड है, कैंसिल नहीं हो सकता, और फिर वरना ऑर्डर डॉट स्टेटस को कर दो कैंसिल एंड देन अवेट करो, ऑर्डर को सेव करो, फिर उसके बाद अपना रिस्पॉन्स शेयर कर दो कि कैंसिल सक्सेसफुली एंड देन कैच एरर। अब गेट यूजर ऑर्डर्स मतलब कि हमने कितने ऑर्डर्स दिए हैं वो सारे ऑर्डर्स हम ले पाए, तो एक्सपोर्ट गेट यूजर ऑर्डर्स एसिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ट्राई एंड कैच ब्लॉक में हमने फिर से क्या किया कि फाइंड करो, पॉपुलेट करो एंड ऑर्डर्स को दिखा दो। सिमिलर चीजें हैं सारी, ठीक है। प्रोडक्ट तो मैंने तुम्हें बता दिया, हाँ बता दिया कि क्या प्रोडक्ट है, नहीं नहीं नहीं, गेट माई प्रोडक्ट, अपडेट माई प्रोडक्ट, डिलीट माई प्रोडक्ट, ये तो सेलर के पास है कि सेलर जो है वो अपना प्रोडक्ट ऐड कर पाए, डिलीट कर पाए, सिमिलर थिंग है कि अगर एग्जिस्ट करता है तो बता दो, तो मैंने बता दिया तो। अब देखो ये गिट इग्नोर क्या होता है, गिट इग्नोर इज लाइक कि जब हम गिटहब पे अपना प्रोजेक्ट जो है वो डालते हैं तब उस टाइम पे हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ना चले जाएं क्योंकि वो पब्लिक हो जाएंगे तो सबको दिख जाएंगे, और हमारे जो नोड मॉड्यूल्स है, नोड मॉड्यूल्स क्या है, जिसके पास नोड है अपने सिस्टम में इंस्टॉल, वो अपने सिस्टम में लोकली जब वो पुल करेगा या क्लोन करेगा आपकी रेपो को तो उसके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, अपने आप ही आएंगे जब वो npm इंस्टॉल रन करेगा। लेकिन इतनी बड़ी फाइल देख सकते हो तुम, कितनी बड़ी फाइल है ये नोड मॉड्यूल्स की, ये हम जो चीज कॉमन है उसको भी अगर हम गिटहब पे डालेंगे तो पहले तो कमिट्स, नंबर ऑफ कमिट्स इतने सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम गिट इग्नोर में जो हमें कि गिट जब आगे पुश करे या सारी चीजें जो कमिट करे तब ये चीजें इग्नोर कर दे, क्या, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स एंड नोड मॉड्यूल्स, ठीक है। और क्या है, एक्सप्रेस जस्ट बता दिया। हाँ अब जब तुम्हें कनेक्ट करना है, जब तुम फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करोगे, जैसे फेच एपीआई के थ्रू और एग्जिस्ट के थ्रू, ये एपीआई की बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी, ग्राफ क्यूएल मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ऑल्टरनेटिव है, और सबसे बड़ी चीज कि तुम्हें अभी ये समझ आ जाए तो बढ़िया है। फिर सबसे पहले अब ये देखते हैं कि फेच हम कैसे करते हैं।
बिल्ड इन जावास्क्रिप्ट फंक्शन है HTTP रिक्वेस्ट बनाने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन यूज नहीं होती, प्रोमिसेस को ही कि देन और कैच से या एसिंक अवेट, यही जो प्रोमिसेस हमने यूज करे इसके थ्रू कर सकते हैं। फेच कर लो इस API से, देन रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट कर दो एंड देन डेटा को कंसोल कर दो एंड देन अगर कोई एरर हो तो कैच कर दो। एक्सिस क्या होता है कि थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है HTTP रिक्वेस्ट के लिए, इसके लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। हम अपने रिएक्ट फोल्डर में इसको इंस्टॉल करेंगे, npm install exis, हाँ यही है, इसको इंस्टॉल करेंगे एंड देन फिर उसके बाद इंपोर्ट करेंगे, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मोर ये पावरफुल बहुत है। कैसे, अब देखो फेच जो है वो सिंपल एप्स के लिए, इसमें कुछ ज्यादा डिपेंडेंसीज की नीड नहीं, कोई चीज की नीड नहीं। एक्सिस क्या है, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए यूज हो सकती है, क्लियर सिंटैक्स हो सकता है, एरर हैंडलिंग ज्यादा अच्छी है इसकी। ठीक है, अब जो ये टर्म्स मैंने इतनी यूज करी, अगर तुम्हें नहीं समझ आया स्टिल मैंने थोड़ा लिखा है। ऑथेंटिकेशन क्या होता है पता होगा तुम सबको मोस्टली, अब आइडिया थोड़ा लग भी गया होगा। ऑथेंटिकेशन क्या करता है, वेरीफाई करता है कि यूजर क्या है। तुमने लॉगिन किया ईमेल और पासवर्ड से, सिस्टम चेक करता है कि तुम रियल हो, अगर नहीं हो तो फिर वो एरर देगा, नहीं तो बता देगा कि हाँ ये रियल है और तुम्हारे को एक्सेस मिल जाएगा। और फ्यूचर रिक्वेस्ट के लिए भी वो यूज करता है, जैसे एज अ प्रूफ, एज अ टोकन, जो हमने JWT देखा। अब दो टाइप के होते हैं, एक तो सेशन बेस्ड और एक टोकन बेस्ड। JWT क्या है, टोकन बेस्ड। सेशन बेस्ड जो है ट्रेडिशनल होता है, सर्वर स्टोर लॉगिन सेशन को पूरा वो स्टोर करके रखता था। बट अब जो यूज होता है वो होता है मॉडर्न, जो कि है टोकन बेस्ड, जो क्लाइंट जो है वो JWT टोकन स्टोर करता है अपने पास। JWT क्या होता है, जेसन वेब टोकन, एक कॉम्पैक्ट सिक्योर वे है रिप्रेजेंट करने का यूजर आइडेंटिटी को एज अ टोकन। ठीक है, यूज फॉर टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, टोकन बेस्ड ऑथ हमने जो यूज करी। बैकएंड क्या करता है, सेंड करता है, फ्रंट एंड में स्टोर होती है, और जब जब रिक्वेस्ट आती है तो ये टोकन वापस हमारे पास आता है, बैकएंड के पास आता है, और वो बैकएंड फिर DB में चेक करता है और DB से सारी चीजें यूज करता है। अब JWT का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, मैंने बताया ये डिजिटल सिग्नेचर होता है। तो ये कैसे होता है, JWT हैज 3 पार्ट्स सेपरेटेड बाय डॉट्स, हेडर, पेलोड एंड सिग्नेचर। मैं तुम्हें दिखाती हूँ, मेरे रिस्पॉन्स में जैसे जैसे टोकन आया तो पहला पार्ट ये दिख रही है डॉट, तो सेकंड पार्ट ये एंड थर्ड पार्ट ये, समझे। पहले हेडर आया, पेलोड आया एंड देन सिग्नेचर आया। तो ये क्या है, ये हेडर है, ये पेलोड है एंड देन ये सिग्नेचर। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है कि यूजर ने लॉग इन किया, अपने क्रेडेंशियल्स दिए, अपना मेल पासवर्ड दिया बैकएंड को, बैकएंड ने वेरीफाई किया उन क्रेडेंशियल को कि वैलिड है, हाँ उसने रिक्वायर्ड है कि हाँ ये वैलिड भी है, पासवर्ड भी इतने लेंथ का है, मेल भी करेक्ट है और रिक्वायर्ड फील्ड सारे भरे हुए हैं और वो वैलिड है, तो एक वो JWT यूजर इन्फो के साथ क्रिएट कर देता है। JWT जो है वो जाती है फ्रंट एंड के पास, वो ब्राउजर में स्टोर होती है एज अ लोकल स्टोरेज कुकी के थ्रू, और फ्रंट एंड जो है वो JWT हर एक रिक्वेस्ट के साथ भेजता है, जिसमें ऑथराइजेशन मोस्टली होती है। जैसे देखो, बेरर टोकन हेडर, backend verifies JWT with its secret key, if valid request continue, if invalid request rejected। अब मैं दिखाती हूँ तुमको यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे रजिस्टर किया पोस्ट में चलिए प्लस में होता ना। अब मुझे लॉग इन करना है, अब लॉग इन के लिए देखो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे मैंने दिया है अपना नेम एज भास्कर एंड मेल आईडी, तो मैं मेल आईडी इस मेल आईडी से करती हूँ, अच्छा abcd@gmail.com। अब मुझे लॉगिन करना है, तो मैंने अपनी मेल आईडी ये दी, पासवर्ड वही है। अब यहाँ मैंने क्या किया है, हेडर्स में टोकन इधर आएगा, लॉगिन करा, तब मेरे पास क्या आ गया कि हाँ मैं लॉगिन हो चुकी हूँ, क्यों, मैं एज अ यूजर रोल यहाँ पे हूँ अभी प्रेजेंट, कि उसके DB में एज अ यूजर मैं हूँ। अब मुझे जब अपनी प्रोफाइल चेक करनी है
तो मेरी प्रोफाइल चेक करने के लिए मुझे ऑथेंटिकेशन या जो वो टोकन है वो पास करना होगा। अब वो टोकन क्या है मेरे पास, ये। अब मैं इस टोकन को कॉपी करके, सॉरी, हाँ, यूजर प्रोफाइल में पोस्टमैन में जब तुम करोगे तो तुम्हें यहाँ पे करना पड़ेगा ऑथ टाइप बियरर टोकन, और यहाँ टोकन को स्टोर करना होगा। बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पे भी आ जाएगा, अगर तुमने ऑथराइजेशन कर रखा होगा वो अपने आप डुप्लीकेट कर देता है। एंड देन व्हेन यू सेंड द रिक्वेस्ट, ये यहाँ पे जो तुम्हारा जेसन फॉर्मेट में वहाँ स्टोर है वो यहाँ पे फ्लैश कर देगा, मतलब तुम्हारी यूजर आईडी को, तुम्हारे को यूजर प्रोफाइल को शो कर देगा। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि तब जब तुम अपना यूज कर रहे होगे, अब फ्रंट एंड के टाइम पे तो तुम्हें नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि तुमने फ्रंट एंड पे ऑलरेडी स्टोर कर दिया, लेकिन जब ये पोस्टमैन में यूज करोगे तो तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्या कैसे सेंड किया, बेयरर टोकन अब फ्रंट एंड के थ्रू होता है और पोस्टमैन के थ्रू ऐसे होता है। नोड मॉड्यूल्स जो कि मैंने तुम्हें भी बताया कि बहुत सारी डिपेंडेंसीज तुम्हारे पैकेज जेसन में रहती है, जैसे कि दिखाई थी मैंने, दिखा देती ये सारी डिपेंडेंसीज जो मैंने यूज करी हैं। मैंने क्या क्या यूज किया है इसमें, बाइक्रिप्ट जेस हैश पासवर्ड के लिए यूज किया है, फ्रंट एंड पे दिखाने के लिए मैंने कोर्स यूज किया है, डॉट env मैंने env के लिए यूज किया है, वेब टोकन मैंने जेसन वेब टोकन के लिए किया है, मोंगोज मैंने मोंगो के लिए यूज की है, एक्सप्रेस मैंने एपीआई के लिए यूज किया है, नोडमैन मैंने डेवलपमेंट के लिए यूज किया कि मुझे बार बार रिलोड ना करना पड़े। ठीक है, बार बार रिस्टार्ट ना करना पड़े अपने सर्वर को। ठीक है, तो तुम क्या समझ सकते हो कि पैकेज जेसन क्या है, इज ए काइंड ऑफ शॉपिंग लिस्ट, और नोड मॉड्यूल्स क्या है, जो सारी ग्रोसरीज, जो कि बैग फुल ऑफ ग्रोसरीज यू गेट आफ्टर शॉपिंग जो तुम्हारे पास आती हैं। पैकेजेशन वो है जो तुम्हें नीड है, जिसकी तुमको नीड है अभी अपने प्रोजेक्ट में यूज करने के लिए, अपने सर्वर को रन करने के लिए। यही चीज जो ये इम्पोर्टेंट नोट मैंने लिखा है कि जो नोड मॉड्यूल्स है वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत हाई एमबी के होते हैं, इसलिए इनको कभी भी पुश नहीं करना चाहिए, इसलिए हम गिट इग्नोर में नोड मॉड्यूल्स ऐड करते हैं और इसको हम रिक्रिएट कर सकते हैं। कई बार प्रॉब्लम आती है हमारे प्रोजेक्ट में, तो हम मोस्टली क्या कर रहे होते हैं कि जब सब चीज लॉजिक ठीक है नहीं चल रहा तो नोड मॉड्यूल्स डिलीट मार के फिर से इंस्टॉल कर लेते हैं, तो ये रिक्रिएट एनी टाइम। बस आज के सेशन में इतना ही। मोंगोडीबी दिखा दूं, देख लो, मैंने जो बनाया था वो इधर आ गया होगा। हाँ, ये रहा, अभी मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया वो ऑब्जेक्ट आईडी के साथ नेम मेल पासवर्ड मेरा बाइक्रिप्ट की वजह से ऐसे स्टोर हुआ है, रोल मेरा बाय डिफॉल्ट यूजर था, मैं सेलर नहीं हूँ, सेलर की एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट में अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने अप्लाई ही नहीं किया है, स्टेटस मेरा पेंडिंग है बाय डिफॉल्ट, और टाइम स्टैम्प लगाने के चक्कर में क्रिएटेड एंड अपडेटेड मेरे पास दिख रही है। ठीक है, अब कुछ पूछना है तो पूछ लो। नहीं, ऐसा तो नहीं है, अनसेफ तो नहीं होती। आज बहुत कम है, 10 स्टूडेंट्स, 10 भी नहीं है,